हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आईडिया इन्फ्यूजन बाय प्राइम एकेडमी। आज हम कर रहे हैं आपका रिटेल मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 1। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं फॉर द ₹150 ओनली, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन दोनों जगह आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप जाकर नोट्स परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको जीई, सैक, वेक, एईसी, डीएससी, डीएसई कोई से भी सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। हमारे चैनल पर मोस्टली सभी अवेलेबल है, तो आप जाकर एक बार कंफर्म करके नोट परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है रिटेलिंग। रिटेलिंग का मतलब होता है जब गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली फाइनल कस्टमर्स को बेची जाती हैं, उसको बोलते हैं हम रिटेलिंग। ये सबसे लास्ट स्टेज होता है जब डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस जो पूरा चल रहा होता है उसका। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने जो है शॉप से शैम्पू खरीदा, तो वो शॉप जो मैंने शैम्पू खरीदा वो प्रोसेस रिटेलिंग कहलाया जाएगा कि मैंने रिटेलर से खरीदा। रिटेलर जो है वो उनका काम ये होता है कि वो राइट प्लेस पर, राइट टाइम पर और राइट क्वांटिटी में प्रोडक्ट अवेलेबल रखें कस्टमर्स के लिए। नेचर ये होता है रिटेलिंग के लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, नेचर भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर कॉन्टैक्ट जो होता है डायरेक्ट होता है कस्टमर्स के साथ। यानी रिटेलिंग तभी होती है जहाँ पर कस्टमर एक्चुअली आकर खुद प्रोडक्ट को खरीदता है और खुद यूज़ करता है, ठीक है ना। रिटेलर्स को आइडिया होता है कि कौन सी चीज़ें उसके कस्टमर्स को ज़्यादा पसंद है, कौन सी नहीं पसंद, वो कितनी बार आकर हमसे कोई प्रोडक्ट खरीदता है और हमारे कस्टमर्स का बजट क्या है। अब दूसरा होता है यहाँ पर जो चीज़ें बिकती हैं वो स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर बेची जाती हैं। जैसे ये होलसेलर की तरह नहीं होता। रिटेलर जो है छोटी अमाउंट के अंदर, छोटी यूनिट्स के अंदर जो है कस्टमर्स के अकॉर्डिंगली चीज़ें बेचते हैं। और वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट होती हैं, यानी कि रिटेलर्स के पास हर ब्रांड का, साइज़ का, प्राइस का और क्वालिटीज़ का अकॉर्डिंग टू द कस्टमर सामान अवेलेबल होता है। और यहाँ पर फाइनल लिंक होता है डिस्ट्रीब्यूशन चेन में, यानी सबसे ऊपर होता है प्रोड्यूसर, फिर उसके बाद होलसेलर, फिर उसके बाद रिटेलर, फिर लास्ट के अंदर जो आता है हमारा वो आता है हमारे कंज्यूमर्स। रिटेलर्स ये मेक श्योर करते हैं कि जितने भी गुड्स हैं वो कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल हों। नेक्स्ट आती है हमारी कस्टमर सर्विस। रिटेलर जो है बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि होम डिलीवरी की सर्विस, प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको जाननी हो, अगर आपको रिटर्न करना हो, क्रेडिट फैसिलिटी जिसको उधार बोला जाता है, ये सारी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं रिटेलर्स के पास। और कन्वीनियंट लोकेशन होती है, यानी कि जितने भी रिटेल स्टोर होते हैं वो आपके रेजिडेंशियल एरियाज़ के पास होंगे, या फिर आपकी मार्केट में होंगे, या फिर आपके मॉल्स में होंगे। और यहाँ पर हर चीज़ का डिस्प्ले और प्रमोशन होता है, यानी कि रिटेलर्स जो होते हैं जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसको अट्रैक्टिव दिखाने की कोशिश करते हैं डिस्प्ले के थ्रू, लाइटिंग के थ्रू, ऑफर्स के थ्रू, डिस्काउंट्स के थ्रू। अब स्कोप क्या है रिटेलिंग का, यानी कि पूरी रिटेलिंग किस चीज़ के बारे में है। तो रिटेलिंग के अंदर जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं। यहाँ पर सिर्फ चीज़ों का बेचना नहीं होता। सबसे पहले यहाँ पर प्रोसेस होता है गुड्स का खरीदना, यानी सबसे पहले जो रिटेलर होता है वो होलसेलर से गुड्स परचेज करता है या फिर मैन्युफैक्चरर से परचेज करता है, जैसे भी आगे से गुड्स की डिमांड आ रही होती है। फिर उसके बाद स्टोरेज करता है या फिर इन्वेंट्री मैनेज करता है, यानी कि वो स्टोर करता है गुड्स को सेफली, ताकि जो है किसी भी गुड्स को नुकसान ना पहुंचे और अवेलेबिलिटी हो गुड्स की। तीसरी करती है सेलिंग, यानी कि मेन फंक्शन तो इसका यही है कि कस्टमर्स को छोटी क्वांटिटीज के अंदर प्रोडक्ट को बेचना। चौथा करता है प्रोडक्ट डिस्प्ले एंड मर्चेंडाइजिंग, यानी कि प्रोडक्ट्स को इस तरीके से अट्रैक्टिवली अरेंज करना कि कस्टमर जो है इजीली उसको देख पाए और इजीली उसको सिलेक्ट कर पाए। पांचवा होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कि कस्टमर से बात करना और उनको हेल्प करना कि वो राइट प्रोडक्ट को चूज़ कर पाएँ ताकि उनकी कंप्लेंट जो है वो सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट होता है आपका मार्केटिंग प्रमोशन, जैसे डिस्काउंट्स देना, सेल्स कराना, लॉयल्टी पॉइंट्स देना, पोस्टर लगाना और ऑफर देना, ताकि कस्टमर्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हों। और अब उनकी मल्टी चैनल सेलिंग होती है, यानी कि आज के रिटेलर्स जो हैं वो शॉप्स के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू, ऐप्स के थ्रू, सोशल मीडियाज़ के थ्रू, हर चीज़ के थ्रू जो है अपने प्रोडक्ट को बेचने में लगे हुए हैं। वो आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे इंस्टॉलेशन की सर्विस, टीवी के लिए रिपेयर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोडक्ट की रिप्लेसमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा डिलीवरी एंड लॉजिस्टिक। तो ऑनलाइन रिटेलिंग के अंदर जो है पैकेजिंग भी इंक्लूड होती है और डिलीवरिंग भी इंक्लूड होती है कस्टमर्स के होम्स तक। तो रिटेलिंग का जो है बहुत बड़ा स्कोप होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों फिजिकल और डिजिटल एक्टिविटीज़ दोनों ही इंक्लूड होती हैं। अब इंपॉर्टेंस आती है आपकी रिटेलिंग की। सबसे पहला ये कस्टमर्स के लिए कन्वीनियंट होती है, यानी रिटेलर्स जो है इस चीज़ को आसानी कर देते हैं कंज्यूमर के लिए कि वो अपने घर के पास से या फिर ऑनलाइन चीज़ों को आसानी से खरीद पाए। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं, यानी जो रिटेलिंग जो होती है वो जॉब्स देती है शॉपकीपर को, कैशियर्स को, सेल्समैन को, डिलीवरी बॉय को, स्टोर मैनेजर्स को। सपोर्ट करते हैं प्रोड्यूसर को, यानी कि प्रोड्यूसर को रिटेलर्स की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने कस्टमर्स तक पहुंच पाए, ठीक है, और अपने गुड्स को बेच पाए।
इकोनॉमिक ग्रोथ में रिटेलर बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, यानी कि जितनी ज़्यादा रिटेल होगी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन और उतनी ज़्यादा हमारी जीडीपी बढ़ेगी। मार्केट इन्फॉर्मेशन लाने में, यानी रिटेलर जो है इन्फॉर्म कर देते हैं प्रोड्यूसर को कि कस्टमर की डिमांड क्या है, मार्केट के ट्रेंड क्या चल रहा है, फीडबैक कैसा आ रहा है प्रोडक्ट के बारे में। इसके जब ये सारी चीज़ें कंपनी को पता लगती हैं तो कंपनी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है, कंपटीशन को प्रमोट करती है, यानी कि बहुत सारे रिटेलर जो होते हैं सिमिलर प्रोडक्ट बेचते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट के जो प्राइसेस होते हैं वो कम होते हैं और क्वालिटी जो होती है वो अच्छी होती है, और ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा कर देते हैं। यानी कि जब गुड क्वालिटी के गुड्स अवेलेबल होंगे मार्केट के अंदर तो लोगों का लाइफ स्टाइल भी अच्छा होगा। फॉर्मेट क्या होता है रिटेलिंग का, यानी कि रिटेलिंग जो है अलग अलग फॉर्म्स में होती है, मेनली दो टाइप में डिवाइडेड है। सबसे पहले आ गया आपका स्टोर बेस्ड रिटेलिंग, यानी कि फिजिकल शॉप जिसको बोला जाता है, यानी कि कस्टमर जब दुकान पर जाकर चीज़ खरीदता है। इसके अंदर सबसे पहले अलग अलग टाइप के आते हैं। एक होता है आपका डिपार्टमेंट स्टोर, यानी ये बहुत बड़े स्टोर्स होते हैं जहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट कैटेगरीज होती हैं एक ही छत के नीचे, जैसे क्लोथिंग भी हो गई, कॉस्मेटिक भी बिक रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी बिकना है। दूसरा होगा आपकी सुपरमार्केट, यहाँ पर सेल्फ सर्विस स्टोर होते हैं, जैसे कि आप डेली आइटम खरीद सकते हो, जैसे वहाँ से ग्रोसरी, वेजिटेबल्स, ब्रेड, मिल्क, ये सारी चीज़ें खरीद सकते हो। हाइपर मार्केट होती हैं, बहुत बड़े स्टोर होते हैं जिसके अंदर सुपरमार्केट और डिपार्टमेंट स्टोर दोनों ही मिले हुए होते हैं, जैसे बिग बाजार हुआ करता था पहले के टाइम में, वॉलमार्ट है वो तो पूरी दुनिया भर के अंदर है। कन्वीनियंस स्टोर होते हैं, यानी कि छोटी छोटी दुकानें होती हैं जो आपके घर के आसपास होती हैं, जो लंबे घंटों तक खुली रहती हैं, जैसे कि आपके घर के पास की कोई भी लोकल किराना शॉप। और उसके बाद आते हैं हमारे स्पेशलिटी स्टोर, ये वो स्टोर होते हैं जो प्रोडक्ट कैटेगरी के ऊपर फोकस करते हैं, जैसे एग्जांपल बाटा है वो शूज़ के ऊपर फोकस करता है, क्रोमा है वो इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर फोकस करता है, बहुत सारी ज्वेलरी शॉप्स होती हैं। और नेक्स्ट आता है हमारे मॉल या फिर रिटेल चेन्स, यानी ये मल्टी ब्रांडेड स्टोर्स होते हैं, ठीक है, और जो कि एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर होते हैं। उसके बाद आती है हमारी नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग, यानी कि जहाँ पर आपका कोई फिजिकल स्टोर नहीं होता और कस्टमर्स को दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं होती। पहली आ गई इसके अंदर डोर टू डोर सेलिंग, यानी कि जब सेल्स पर्सन आपके घर पर आकर प्रोडक्ट बेचता है, जैसे कि कॉस्मेटिक, हाउस होल्ड आइटम, उसको डोर टू डोर सेलिंग बोला जाता है। टेली मार्केटिंग, यानी कि जब फ़ोन कॉल्स के थ्रू सामान बेचा जाता है। मेल ऑर्डर, जिसको कैटलॉग रिटेलिंग भी बोला जाता है, कि कस्टमर जो है एक प्रिंटेड कैटलॉग उनको मिलती है, फिर एक ब्रोशर उनको मिलता है, वो उसको पढ़ के जो है अपने प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं। नेक्स्ट हो गई हमारी वेंडिंग मशीन, यानी ये ऑटोमेटेड सेलिंग मशीन्स होती हैं, ठीक है ना, जिसके ऊपर अंदर आप कॉइन वगैरह, पैसे वगैरह डालो तो उसमें से आपके स्नैक्स निकल जाएंगे, सॉफ्ट ड्रिंक निकल जाएंगे, टिकट्स निकल जाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग भी होती है, यानी कि ब्रांड जो है डायरेक्ट एजेंट्स के थ्रू सेल करती है, जैसे एमवे टपरवेयर वगैरह, ये सारी चीज़ें डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट है। और नेक्स्ट जो आता है आपका आता है ई टेलिंग, जिसको ऑनलाइन रिटेलिंग भी बोला जाता है, यानी कि जब इंटरनेट का यूज़ करके प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है वेबसाइट्स के थ्रू, मोबाइल ऐप्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। फीचर्स इसके यही होते हैं कि आप कहीं पर भी 24/7 कहीं से भी आप शॉपिंग कर सकते हो, होम डिलीवरी आपको मिल जाएगी, आप प्राइजेस को इजीली कंपेयर कर सकते हो, बहुत वैरायटी मिल जाएगी आपको। यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी भी होती है, यूपीआई भी होती है, कार्ड पेमेंट भी कर सकते हो आप, जैसे कि एग्जांपल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, नायका, ये सारा आपकी ई रिटेलिंग का पार्ट है। अब थ्योरीज कौन कौन सी आती हैं रिटेलिंग की, तो रिटेलिंग जो है टाइम टू टाइम चेंज होती गई है, नए स्टोर जो है मार्केट के अंदर आते गए हैं, सक्सेसफुल होते गए हैं, ग्रो होते गए हैं और बाद में रिप्लेस भी होते गए हैं। तो इन चेंजेस को समझने के अंदर दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो आपकी दी गई हैं वो है आपकी व्हील ऑफ रिटेलिंग थ्योरी और अकॉर्डियन थ्योरी आपकी। तो बोथ जो है यहाँ पर रिटेल फॉर्मेट जो है यहाँ पर इवॉल्व हुआ है। सबसे पहला तो आता है आपका व्हील ऑफ रिटेलिंग थ्योरी। तो व्हील ऑफ रिटेलिंग थ्योरी जो है वो दी थी मैल्कम मैकनेयर ने, ठीक है। यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया गया था कि किस तरीके से जो नए रिटेल स्टोर है वो मार्केट के अंदर लो प्राइजेस के अंदर एंटर करते हैं और सिंपल ऑपरेशन करते हैं, और बाद में जा जाकर वो बड़े हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर बोला गया था कि रिटेल बिजनेस जो है एक साइकिल के अंदर मूव करता है, जैसे साइकिल का पहिया घूमता है ना अलग अलग स्टेजेस के अंदर, उसी तरीके से एक रिटेल स्टोर भी घूमता है। तो स्टेजेस जो बताए थे उन्होंने व्हील ऑफ रिटेलिंग के अंदर वो ये थे। सबसे पहला बताया गया था आपका एंट्री स्टेज, कि एंट्री स्टेज वो होता है जब प्राइसेस भी लो होते हैं, मार्जिन भी लो होता है और सर्विसेज भी लो होती है। यानी एक नया रिटेलर जो होता है वो स्टार्ट करता है लो प्राइसेस के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कस्टमर्स है उनको अट्रैक्ट कर सके। फैसिलिटीज़ यहाँ पर सिंपल होती हैं, कोई फैंसी डेकोरेशन नहीं होती दुकान में, प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है और सर्विसेज भी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करते। फॉर एग्जांपल
एक छोटी डिस्काउंट शॉप खोल ली हमने रोड साइड, या फिर एक रोड साइड स्टोर खोल लिया जिसके ऊपर हम सस्ती चीज़ें बेच रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ट्रेडिंग अब स्टेज, जहाँ पर मीडियम प्राइस हो जाते हैं, सर्विस थोड़ी बेटर हो जाती है, फैसिलिटीज़ थोड़ी बेटर हो जाती हैं, यानी रिटेलर जो हैं थोड़े बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं और कस्टमर्स उनको गेन हो जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो अपने स्टोर का डिज़ाइन अच्छा करते हैं, स्टाफ रखते हैं अपने पास, क्वालिटी के प्रोडक्ट रखते हैं, सर्विसेज ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पर प्राइजेस थोड़े बढ़ जाते हैं, तो क्योंकि उनको कॉस्ट कवर करनी होती है। जैसे कि एक छोटी जो शॉप थी, अब वो एक पूरी वेल ऑर्गेनाइज स्टोर बन गया कि उसके अंदर एसी भी लग गया, बिलिंग काउंटर भी लग गया और एक अच्छी डिस्प्ले भी लग गई। फिर उसके बाद आता है हमारा मैच्योर स्टेज, जहाँ पर प्राइजेस भी हाई होते हैं, सर्विसेज भी हाई होती है, स्टेटस भी हाई होती है, कि रिटेलर जो एक हाई एंड स्टोर बन जाता है। अब वहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज आपको मिल रही हैं, होम डिलीवरी की, लॉयल्टी कार्ड्स की, ऑनलाइन ऑर्डरिंग की, और यहाँ पर प्राइजेस और कॉस्ट दोनों ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और स्टोर जो है बहुत ज़्यादा प्रीमियम दिखने लग जाता है। एग्जाम्पल, कोई सा भी एक बिग ब्रांडेड रिटेल चेन या फिर डिपार्टमेंट स्टोर मैच्योर स्टेज का पार्ट हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, जब इस स्टेज के ऊपर आ जाता है तो एक नया रिटेलर जो है मार्केट के अंदर एंटर करता है, जो लो प्राइजेस के अंदर आता है, और वो साइकिल उसी तरीके से उसकी भी कंटिन्यू चलती रहती है। इस वजह से यहाँ पर बोला गया है इसको व्हील ऑफ रिटेलिंग, कि ये पहिए की तरह घूमे जा रही है। तो की पॉइंट्स इसके यही है कि रिटेल फॉर्मेट जो है हमारे, वो पहले जो है चीप से शुरुआत करते हैं, फिर टाइम टू टाइम कॉस्टली होते जाते हैं। जितनी ज़्यादा फैसिलिटी वो प्रोवाइड करते हैं उतने प्राइजेस ज़्यादा चार्ज करते हैं, और न्यू लो कॉस्ट स्टोर जो है ऑलवेज चैलेंज ओल्ड हाई कॉस्ट स्टोर की। जो नए सस्ते स्टोर्स खुलते हैं वो हमेशा जो महंगे ऑलरेडी खुले हुए होते हैं उनको चैलेंज करते हैं, और रिटेलिंग जो है इसी साइकिल के अंदर घूमती रहती है हमारी। अब अकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रिटेलिंग क्या होती है, तो अकॉर्डियन थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि जो रिटेलर है वो एक्सपेंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि खोलता है और बंद करता है अपनी रेंज को और अपनी रेंज ऑफ प्रोडक्ट को, और टाइम टू टाइम की जो जो प्रोडक्ट बेच रहा है उनकी रेंज को कम और ज़्यादा करता रहता है टाइम टू टाइम। जैसे कि अकॉर्डियन इंस्ट्रूमेंट होता है ना, जो स्ट्रेच भी हो सकता है और श्रिंक भी हो सकता है, उसी तरीके से एक रिटेलर भी यही करता है। यानी यहाँ पर जो फोकस किया गया है वो प्रोडक्ट असॉर्टमेंट के ऊपर फोकस किया गया है, कि जो प्रोडक्ट की कैटेगरीज हैं जो रिटेलर सेल करता है कि वो किस हिसाब से होती हैं। अब किस तरीके से ये थ्योरी है ये काम करती है, तो यहाँ पर बोला गया है रिटेलर जो है दो स्टेजेस के अंदर रहता है हमेशा। एक होता है आपका वाइड असॉर्टमेंट, जिसको ब्रॉड मर्चेंडाइज स्टेज भी बोला जाता है। यहाँ पर जो रिटेलर जो होता है बहुत सारी प्रोडक्ट कैटेगरीज बेच रहा होता है, जैसे एक बहुत बड़ा स्टोर है जो कि क्लोथ्स भी बेच रहा है, इलेक्ट्रॉनिक भी बेच रहा है, ग्रोसरी भी बेच रहा है, टॉयज भी, फर्नीचर भी, ये सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे बेच रहा है। इसको हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा होता है हमारा नैरो असॉर्टमेंट, जिसको स्पेशलाइजेशन स्टेज भी बोला जाता है, कि कुछ टाइम बाद जो है वो रिटेलर कम कर देता है जो भी प्रोडक्ट की कैटेगरीज वो बेच रहा है और सिर्फ कुछ ही आइटम के ऊपर वो फोकस करता है। फॉर एग्जांपल, एक स्टोर था जो पहले के टाइम में बहुत सारे प्रोडक्ट बेचता था, वो एक स्पेशलिटी स्टोर बन गया जो कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक या फिर सिर्फ क्लोथिंग की चीज़ें बेच रहा है, तो इसको हम स्पेशलाइजेशन बोलते हैं। अभी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता क्यों है, सबसे पहला तो उनको कॉस्ट कम करनी होती है और फोकस करना होता है प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर, ब्रांड आइडेंटिटी अच्छी करनी होती है, मार्केट कंपटीशन को मैच करना होता है और स्पेसिफिक कस्टमर नीड्स को सर्व करना होता है। अब साइकिल क्या होती है अकॉर्डिंग थ्योरी की, तो सबसे पहला आता है आपका ब्रॉड असॉर्टमेंट, जब आप बहुत सारे प्रोडक्ट बेचते हो। फिर आता है आपका नैरो असॉर्टमेंट, जहाँ पर आप बहुत कम प्रोडक्ट बेचते हो। फिर से आपका ब्रॉड असॉर्टमेंट आता है, और इस तरीके से वो साइकिल आपकी घूमती रहती है। तो रिटेलर जो होता है यहाँ पर चेंज करता रहता है, विड्थ कितनी थी प्रोडक्ट की, और ठीक है इसके अकॉर्डिंगली वो चेंज करता रहता है। तो एग्जांपल ये है व्हील ऑफ रिटेलिंग का एग्जांपल ये है कि एक पहले छोटा कोई डिस्काउंट शॉप थी जिसने लो प्राइजेस के साथ स्टार्ट करा, और एक बाद में वो मिनी मार्ट बन गया, फिर वो बाद में एक लग्जरी स्टोर बन गया, जैसे एक मॉल बन गया, फिर एक और नई मार्केट के अंदर एक नई डिस्काउंट शॉप आई, फिर उस तरीके से उसकी साइकिल दोबारा रिपीट हुई। और अकॉर्डियन थ्योरी का एग्जांपल ये है कि पहले जैसे बिग बाजार है वो सारी चीज़ें बेचता है, फिर उसने क्या करा, सिर्फ ग्रोसरी के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया, फिर बाद में दोबारा सारे प्रोडक्ट बेचने शुरू कर दिया। तो डिफरेंस ये है इन दो थ्योरी के बीच में कि व्हील ऑफ रिटेलिंग आपका फोकस करता है प्राइस के ऊपर, सर्विस के ऊपर, फैसिलिटीज़ के ऊपर, और अकॉर्डिंग थ्योरी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर। व्हील ऑफ रिटेलिंग के अंदर जो है मूवमेंट इस तरीके से होती है, पहले लो, मीडियम, फिर हाई प्राइस साइकिल, और इसके अंदर अकॉर्डिंग थ्योरी के अंदर ऐसे होती है ब्रॉड, नैरो और ब्रॉड असॉर्टमेंट। अब यहाँ पर जो कंसर्न होता है वो स्टोर के डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है, यहाँ पर मर्चेंडाइज के डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। नेचर व्हील ऑफ रिटेलिंग का ये होता है कि यहाँ पर कॉस्ट और सर्विसेज दोनों बढ़ जाती हैं टाइम टू टाइम, और अकॉर्डिंग थ्योरी के अंदर प्रोडक्ट की कैटेगरीज कम होती हैं या फिर
ज़्यादा होती हैं। और आइडियाज़ यहाँ पर ये है कि रिटेलर जो है टाइम टू टाइम अपग्रेड करता रहता है, और यहाँ पर ये है कि रिटेलर जो है स्पेशलाइजेशन और डाइवर्सिफिकेशन के बीच में शिफ्ट करता रहता है। अब इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है रिटेलिंग इन इंडिया के अंदर, तो रिटेलिंग जो है इंडिया के अंदर वो चेंज होती गई है, क्योंकि किस वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, कंपटीशन की वजह से और कंज्यूमर की प्रेफरेंस की वजह से। इन्हीं चेंज को बोला जाता है इमर्जिंग ट्रेंड, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ चेंजेस दिए गए हैं। सबसे पहला है कि ऑर्गेनाइज रिटेलिंग बहुत बढ़ गई, कि पुराने टाइम के अंदर जो है इंडिया में ऑर्गेनाइज शॉप ही होती थी, जैसे कि अनऑर्गेनाइज शॉप होती थी, जैसे किराना स्टोर हो गया। बट आज के टाइम में ऑर्गेनाइज रिटेल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जैसे कि सुपर मार्केट आ गई, डी मार्ट, रिलायंस स्मार्ट, और हाइपर मार्केट आ गई, शॉपिंग मॉल्स आ गए, ब्रांडेड रिटेल चेन्स आ गई। फीचर्स इसके ये हो गए कि आज के टाइम में प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो गया, बिलिंग जो है वो अच्छे तरीके से होने लगी है, डिस्प्ले बेटर हुई है, और प्राइजेस जो है अब फिक्स्ड रहने लगे। अब राइज हुआ है ई रिटेलिंग का, ऑनलाइन शॉपिंग का। ऑनलाइन शॉपिंग भी जो है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, क्योंकि हर किसी के पास स्मार्टफोन भी अवेलेबल है, इंटरनेट भी अवेलेबल है, ईजी पेमेंट ऑप्शन जैसे यूपीआई वगैरह भी अवेलेबल है, और ये सारी चीज़ें 24/7 हर किसी के पास अवेलेबल है। तो जैसे एग्जाम्पल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, नाइका, तो कस्टमर जो है इन इन प्लेटफॉर्म से कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं, और कभी भी इनको डिलीवरी मिल सकती है उनके घर के गेट पर ही। और ओमनी चैनल्स रिटेलिंग भी होती है, यानी कि रिटेलर्स जो हैं आज के टाइम में मल्टीपल चैनल्स के थ्रू, जैसे फिजिकल स्टोर पे भी बेच रहा है, वेबसाइट पे भी बेच रहा है, मोबाइल ऐप्स पे भी बेच रहा है, और सोशल मीडिया पे भी बेच रहा है। जैसे कि आपको एक ही प्रोडक्ट जो है वो आपको ऐप पर भी मिल जाएगा, वो आपको स्टोर पर भी मिल जाएगा। तो ओमनी चैनल ये होते हैं कि एक ही ब्रांड का एक्सपीरियंस आपको हर जगह मिल रहा है। और ग्रोथ होने लगी है मॉल्स की और बड़े बड़े रिटेल फॉर्मेट्स की, यानी कि जो बड़े बड़े मॉल हैं जहाँ पर एंटरटेनमेंट भी आपको मिलेगा, फूड कोर्ट भी मिलेंगे, ब्रांडेड स्टोर भी मिलेंगे। वो आज के टाइम में जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं, जैसे एग्जांपल फिनिक्स मॉल, लुलु मॉल, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस हो गई हैं। और टेक्नोलॉजी आ गई है रिटेल के अंदर की, टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज होती गई है, कि किस तरीके से स्टोर पुराने टाइम में ऑपरेट करते थे। फॉर एग्जांपल पीओएस आ गया, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम आ गया, बारकोड स्कैनर लगने लगे हर दुकान के ऊपर, डिजिटल पेमेंट होने लगी, एआई बेस्ड रिकमेंडेशन होने लगी, स्मार्ट शेल्फ्स बनने लगे, सेल्फ चेकआउट काउंटर बनने लगे। इससे क्या हो गई, शॉपिंग जो है बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो गई। नेक्स्ट आती है हमारी होम डिलीवरी और क्विक कॉमर्स, यानी कस्टमर जो होता है वो प्रीफर करता है क्विक डिलीवरी को, यानी कि क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो डिलीवरी को प्रॉमिस करती हैं 10 से लेकर 30 मिनट के अंदर, जैसे एग्जांपल ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, ये सारी चीज़ें होम डिलीवरी और क्विक कॉमर्स का पार्ट है। राइज हुआ है प्राइवेट लेबल्स का, यानी कि रिटेलर जो है अपनी अब आज के टाइम में खुद की ब्रांड भी बनाने लगी, जो कि सस्ती होने लगी हैं नेशनल ब्रांड से। जैसे रिलायंस ने अपनी गुड्स लाइफ बनाई, डी मार्ट का प्राइवेट लेवल फूड प्रोडक्ट होते हैं, बिग बास्केट के फ्रेशो है। इससे क्या हो गया, रिटेलर का खुद का प्रॉफिट भी बढ़ने लगा। और उसके बाद आती है हमारी फ्रेंचाइजिंग, यानी कि बहुत सारी ब्रांड्स जो हैं उन्होंने फ्रेंचाइजी स्टोर खोल लिए इंडिया के अंदर, जैसे कि एग्जांपल डोमिनोज, केएफसी, फर्स्ट क्राई, बाटा। तो फ्रेंचाइजिंग से ये मदद मिलती है कि जो ब्रांड होती हैं वो हर छोटी से छोटी सिटी के अंदर भी पहुंच जाती हैं। ग्रोथ हुई है रूरल रिटेलिंग की, रिटेलर जो है आज के टाइम में टायर 2, टायर 3 सिटीज़ एंड विलेजेस के अंदर भी अपनी शॉप्स खोलने लगे हैं। फॉर एग्जांपल क्या होगा, आईटीसी की ई चौपाल, रूरल मॉल्स, मोबाइल वैन्स जो कि प्रोडक्ट्स बेच रही हैं। और रूरल कस्टमर जो है वो उनको यहाँ से परचेजिंग पावर मिलती है। ठीक है। ग्रीन रिटेलिंग आ गई, जिसको सस्टेनेबल रिटेलिंग भी बोला जाता है, कि रिटेलर जो है वो फोकस करते हैं सिर्फ इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस के ऊपर, जैसे कि रिसाइकलेबल बैग्स का यूज़ करना, प्लास्टिक का कम यूज़ करना, एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग का इस्तेमाल करना, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना। यानी कस्टमर जो है वो प्रेफर करते हैं कि जितने भी एनवायरमेंटली कॉन्शियस ब्रांड हैं उनको हम खरीदें, ताकि एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुँचाए। एक्सपीरियंशियल रिटेलिंग होने लगी है, कि रिटेलर जो है आज के टाइम में अपने कस्टमर्स को बेटर एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि सिर्फ प्रोडक्ट बेचें, वो ये चाहते हैं कि हमारे कस्टमर्स को अच्छा से अच्छा एक्सपीरियंस मिले। फॉर एग्जांपल ट्रायल रूम्स मिलने लगे, जहाँ पर बहुत सारे स्मार्ट मिरर्स लगे हैं, लाइव प्रोडक्ट डेमोज दिखने लगे, गेमिंग जोन होने लगे स्टोर के अंदर ही। अब करियर ऑप्शन क्या होते हैं रिटेलिंग के अंदर, तो रिटेलिंग जो है इंडिया के अंदर लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, और ये जो है ग्रेजुएट्स को, पोस्ट ग्रेजुएट्स को और फ्रेशर को, हर किसी को जो है ये ऑफ वो जॉब्स प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पर मेन करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे पहले आ गई स्टोर मैनेजर की, जो कि स्टोर के सारे ऑपरेशन संभालता है, स्टाफ को मैनेज करना, सेल्स टारगेट को इंश्योर करना और कस्टमर के इशू को हैंडल करना। ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब होती है किसी भी रिटेल स्टोर के अंदर। दूसरा हो गया सेल एग्जीक्यूटिव या फिर सेल एसोसिएटिव। ये फ्रंट एंड स्टाफ होता है जो कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करता है। उनका मेन काम ये होता है कि कस्टमर्स को इस चीज़ में मदद करें कि वो प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर पाएँ, उनको प्रोडक्ट के
फीचर शो करें, बिलिंग करवाने में और पैकेजिंग करवाने में ये मदद करते हैं, ठीक है ना। ये सबसे ज़्यादा कॉमन जॉब होती है रिटेलिंग के अंदर। फिर आते हैं विजुअल मर्चेंडाइजर, यानी रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्ट की डिस्प्ले के लिए और स्टोर लेआउट के लिए। इनका मेन वर्क ये होता है कि विंडो डिस्प्ले को डिज़ाइन करना और अरेंज करना प्रोडक्ट को अट्रैक्टिवली, और अपने फेस्टिवल्स के लिए थीम क्रिएट करना, ठीक है ना। इस रोल के लिए क्रिएटिविटी रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट आता है आपका इन्वेंटरी या फिर स्टॉक मैनेजर। मैनेजर जो होते हैं जो स्टॉक लेवल को स्टोर करते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट को ऑर्डर करना, उसकी अवेलेबिलिटी चेक करना और ओवर स्टॉक ना हो या फिर स्टॉक आउट्स ना हो, इन दोनों चीज़ों को अवॉइड करना, और हमारे स्टोर के जो ऑपरेशन हैं वो स्मूथली चलते रहें, इस चीज़ में हमारी मदद करते हैं ये चीज़ें। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव होते हैं, यानी कस्टमर की कंप्लेंट्स का हैंडल करते हैं और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आती हैं कि रिटर्न देने अगर कोई आता है कस्टमर, या फिर एक्सचेंज देने कोई आता है, या फिर कुछ सवाल पूछता है कोई कस्टमर, या फिर ऑनलाइन ऑर्डर के साथ हेल्प करना हो, तो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव उनकी मदद करते हैं। रिटेलर्स होते हैं, रिटेल बायर्स होते हैं, मर्चेंडाइज मैनेजर्स भी जिनको बोला जाता है, यानी कि यहाँ पर जो है इनका काम ये होता है, वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं कि जो हमारा स्टोर जो है चीज़ें बेचेगा। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि मार्केट ट्रेंड्स को समझे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट में सबसे ज़्यादा बिक रही हैं, फिर उससे रिलेटेड उनके सप्लायर्स से कांटेक्ट करना, वो चीज़ें मंगाने के लिए प्राइस नेगोशिएट करके वो प्रोडक्ट अपने स्टोर्स के अंदर मंगा लेना। यानी यहाँ पर आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि कस्टमर्स को क्या चाहिए, तब आप रिटेल बायर या फिर मर्चेंडाइज मैनेजर बन सकते हो। अब नेक्स्ट आता है हमारे ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट। ये ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म से काम करते हैं। इनका मेन रोल ये होता है कि वेबसाइट को मैनेज करते हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं और हैंडलिंग करते हैं ऑनलाइन ऑर्डर्स की। यहाँ पर इनकी डिमांड हाई होती है क्योंकि ई टेलिंग जो है आज के टाइम में बूम पर चल रही है। सबसे ऊपर क्या चल रही है, आपकी ऑनलाइन सेलिंग ही चल रही है चीज़ों की। उसके बाद आते हैं हमारे सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक मैनेजर। यहाँ पर ये लोग इंश्योर करते हैं कि जो गुड्स हैं वो स्मूथली वेयर हाउस से लेकर स्टोर्स तक आए और स्टोर से डायरेक्टली कस्टमर तक चले जाएं। यहाँ पर मेन इनका काम ये होता है कि ये ट्रांसपोर्टेशन की संभालते हैं, वेयर हाउसिंग संभालते हैं और डिलीवरी को ट्रैक करते रहते हैं कि प्रोडक्ट टाइमली कंज्यूमर तक पहुँच रहा है या फिर नहीं पहुँच रहा है। ये इंपॉर्टेंट होता है इन कंपनीज में, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेंचाइजी मैनेजर। ये ब्रांड्स के लिए काम करते हैं जो फ्रेंचाइजीज के थ्रू ऑपरेट करती हैं। मेन इसकी जॉब ये होती है कि यहाँ पर जो है फ्रेंचाइजी के ओनर को सपोर्ट करना, उनकी स्टोर की क्वालिटी को इंश्योर करना और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ठीक है। और मार्केटिंग और प्रमोशन एग्जीक्यूटिव होते हैं। ये एडवर्टाइजिंग और सेल प्रमोशन की एक्टिविटीज़ संभालते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, स्टोर इवेंट करना, डिस्काउंट कितना देना है, लॉयल्टी प्रोग्राम चलाना है। रिटेल इंटरप्रेन्योर, यानी कि आप अपना खुद का रिटेल स्टोर खोल सकते हो। आप अपना बुटीक, ग्रोसरी स्टोर, फुटवेयर शॉप, मोबाइल स्टोर, ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हो। तो रिटेल इंटरप्रेन्योरशिप जो है वो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे एड इन्फ्यूजन के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे यूनिट नंबर 2 में बस कुछ ही देर के अंदर। और जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं फॉर द ₹150 ओनली, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन दोनों जगह आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप जाकर इसके नोट्स परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं यूनिट नंबर 2 के साथ बस कुछ ही देर में। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू आईडी इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम कर रहे हैं आपका यूनिट नंबर 2 रिटेल प्लानिंग, ठीक है ना। रिटेल मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 2 रिटेल प्लानिंग। तो जिसको भी इस सब्जेक्ट से नोट्स चाहिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन दोनों जगह आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और आप फॉर द ₹150 ओनली आप जाकर नोट्स परचेज कर सकते हैं 5 यूनिट के। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो रिटेल प्लानिंग का मतलब ये होता है कि जब हम जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं उनको डिज़ाइन करता है एक रिटेलर, ताकि वो अपने बिजनेस को सक्सेसफुली चला सके। यानी यहाँ पर ये चीज़ें इंक्लूड होंगी कि कस्टमर्स को समझना और अपने टारगेट मार्केट को सिलेक्ट करना और उनके लिए बेस्ट स्टोर हमारी लोकेशन का क्या होनी चाहिए और एक अपना अच्छा अट्रैक्टिव स्टोर बनाना रिटेल प्लानिंग का पार्ट होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर ये आता है कि आप अपने रिटेल कंज्यूमर्स को समझो। तो रिटेल कंज्यूमर्स जो होते हैं वो फाइनल बायर्स होते हैं जो हमारे गुड्स को खरीदेंगे अपने पर्सनल यूज़ के लिए। उनको इफेक्टिवली बेचने के लिए तो रिटेलर्स को ये समझना चाहिए कि कस्टमर्स हमारे कौन हैं और उनको मेनली क्या चीज़ खरीदनी वो पसंद करते हैं। तो फैक्टर जो होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को, वो ये है कि सबसे पहले तो
पर्सनल फैक्टर जैसे कि एज कैसा मैटर करती है, जैसे कि बच्चे हैं उनको टॉयज चाहिए होंगे और जो एडल्ट्स हैं उनको ग्रोसरी चाहिए होगी। जेंडर भी, कि मैन की अलग नीड्स होती हैं, वुमेन की अलग नीड्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली सामान खरीदते हैं। इनकम की भी, जो हाई इनकम के लोग होते हैं वो प्रीमियम गुड्स खरीदते हैं और जो लो इनकम के लोग होते हैं वो बजटेड ब्रांड्स खरीदते हैं। लाइफ स्टाइल, यानी कि जो हेल्थ कॉन्शियस लोग होंगे वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो इस तरीके से ये पर्सनल फैक्टर्स भी जो है कंज्यूमर के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। दूसरा आता है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कि मोटिवेशन, यानी कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है कि उसको प्रोडक्ट खरीदना है तो वो खरीद लेगा। परसेप्शन, अगर किसी इंसान के दिमाग में किसी ब्रांड की बहुत अच्छी इमेज है तो वो उसी का खरीदेगा। और एक होगा एटीट्यूड, यानी कि वो अपने उस प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, उनके खुद के दिमाग में उस प्रोडक्ट के बारे में क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल एक डिस्काउंट है, ठीक है ना, डिस्काउंट लवर शॉप्स एट डी मार्ट बिकॉज दे परसीव इट एज चीपर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोशल, अब थर्ड आ गया हमारा सोशल फैक्टर्स, जैसे कि उन लोगों के फैमिली, फ्रेंड्स, सोशल क्लास, रेफरेंस ग्रुप, क्या कहते हैं, जैसे कि टीनेजर जो होते हैं वो ट्रेंड्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं क्योंकि उनके दोस्त भी वही सिमिलर प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं। उसके बाद आता है हमारे कल्चरल फैक्टर, जैसे ट्रेडिशन क्या चल रहा है, फेस्टिवल क्या चल रहा है, कस्टम्स क्या क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल दिवाली के टाइम पर कपड़े बहुत बिकते हैं, स्वीट्स बहुत बिकते हैं, तो ये कल्चरल फैक्टर होता है। अब बाइंग प्रोसेस क्या होता है एक रिटेल कंज्यूमर का, किस तरीके से जो है कस्टमर चीज़ें खरीदता है। सबसे पहले उसको नीड रिकॉग्निशन होती है, यानी कि उसको ज़रूरत महसूस होती है कि मेरे पास इस चीज़ की कमी है। फिर उसके बाद में वो इन्फॉर्मेशन सर्च करता है, यानी उससे रिलेटेड ऑप्शंस चेक करता है कि मार्केट के अंदर ऑप्शंस क्या क्या हैं। फिर इवेल्युएट करता है सारे अल्टरनेटिव को, यानी कि हर ब्रांड को कंपेयर करता है कि मेरे लिए कौन सी ब्रांड ठीक रहेगी। फिर उसके बाद लेता है वो परचेज डिसीजन के अंदर वो जो है एक चीज़ सिलेक्ट कर लेगा और उसके बाद होता है उसका पोस्ट परचेज बिहेवियर, यानी कि अब उसको चीज़ को, उस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद उसको सेटिस्फेक्शन हुई या फिर डिससेटिस्फेक्शन हुई। यानी रिटेलर जो है ये सारी चीज़ें स्टडी करता है ताकि वो अपनी सेल्स को बढ़ा सके। नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है हमारा सिलेक्टिंग टारगेट मार्केट। तो टारगेट मार्केट का मतलब होता है स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स जो एक रिटेलर जो है सर्व करना चाहता है। तो रिटेलर जो है हर किसी को सर्व नहीं कर सकता, तो वो ऐसे ग्रुप को चुन लेता है जो सुटेबल होता है उस प्रोडक्ट के लिए। सबसे पहले जो स्टेप्स आता है टारगेट मार्केट को सिलेक्ट करने के लिए वो आता है मार्केट सेगमेंटेशन, यानी कि कस्टमर्स को डिवाइड कर दो उनके ग्रुप के अकॉर्डिंगली, यानी कि जियोग्राफिकली डिवाइड कर दो, सिटी के अकॉर्डिंग, स्टेट के अकॉर्डिंग, रीजन के अकॉर्डिंग। जैसे कि शहर के लोग होते हैं वो क्या प्रेफर करते हैं, मॉल जाना प्रेफर करते हैं, या फिर डेमोग्राफिक के एज के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग, इनकम के अकॉर्डिंग, एजुकेशन के अकॉर्डिंग, कि किड्स जो होते हैं वो जो है किड्स के स्टोर जो है वो चिल्ड्रंस को टारगेट करेंगे। साइकोग्राफिक के अकॉर्डिंगली बांट दो कि लाइफ स्टाइल, पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग की। फिटनेस स्टोर जो है वो टारगेट करेंगे जिम लवर्स को। बिहेवियर के अकॉर्डिंग बांट दो कि बाइंग हैबिट्स क्या है, ब्रांड लॉयल्टी कितनी है, यूजेज रेट कितना है। और नेक्स्ट आता है हमारा मार्केट टारगेटिंग। तो जब सेगमेंटेशन हो चुका होता है तो रिटेलर चूज करता है कि उसको किस सेगमेंट के ऊपर फोकस करना है। फॉर एग्जांपल एक लग्जरी फैशन स्टोर है, वो जो है उनको टारगेट करेगा जो जिन लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा हाई है। और एक डिस्काउंट स्टोर है, वो उन लोगों को टारगेट करेगा जिनकी इनकम जो है, जो मिडिल इनकम ग्रुप हैं, जिनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है। अब मार्केट पोजीशनिंग क्या होती है? मार्केट पोजीशनिंग का मतलब होता है जब आप इमेज बनाते हो अपने स्टोर की कस्टमर माइंड के अंदर, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल डी मार्ट है, डी मार्ट की इमेज बनी हुई कि सस्ते प्राइजेज में चीज़ें मिलती हैं। ज़ारा की ये बनी हुई है कि फैशन की और स्टाइल की चीज़ें मिलती हैं। क्रोमा की ये बनी हुई है कि इलेक्ट्रॉनिक के बारे में एक्सपर्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छे मिलते हैं यहाँ। तो पोजीशनिंग जो होती है वो हेल्प करती है कस्टमर को याद करने में कि ये स्टोर भी है, यहाँ पर ये चीज़ें अच्छी मिलती हैं। दूसरी आती है उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रिटेल लोकेशन। लोकेशन जो होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है रिटेल प्लानिंग के अंदर। तो एक जो अच्छी लोकेशन होती है वो आपके फुटफॉल को बढ़ाती है और आपकी सेल्स को भी बढ़ाती है, और जो एक बेकार लोकेशन होगी वो आपके प्रॉफिट को कम कर देगी। अब अलग अलग टाइप की रिटेल लोकेशन होती है आपकी। सबसे पहले आती है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, सीबीडी जिसको बोला जाता है। ये मेन सिटी एरिया होता है जहाँ पर फुटफॉल बहुत ज़्यादा हाई होता है और रेंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। फॉर एग्जांपल दिल्ली के अंदर कनॉट प्लेस वगैरह होगा। दूसरा होगा शॉपिंग सेंटर या फिर मॉल, जैसे कि बहुत सारे ब्रांडेड स्टोर होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको एंटरटेनमेंट भी मिलता है, फूड कोर्ट भी मिलता है। तो जब आपको ऑर्गेनाइज रिटेलिंग करनी है तो उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा सूटेबल है। उसके बाद आते हैं हमारे स्टैंड अलोन स्टोर। जब आपको अपनी इंडिपेंडेंट दुकान खोलनी है जो किसी स्टोर्स के साथ अटैच ना हो, जैसे कि आपको अपनी एक खुद की कपड़े की दुकान या फिर मेडिकल स्टोर खोलना है, जैसे कि आपको एक
क्लोथिंग स्टोर खोलना है, फिर मेडिकल स्टोर खोलना है। नेक्स्ट आता है आपका नेबरहुड या फिर रेजिडेंशियल एरिया स्टोर, जो कि आपके घरों के पास होते हैं। बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट स्टोर जैसे हो गया, कोई किराने की दुकान हो गई, यहाँ पर आपके रेगुलर कस्टमर्स आपके आते रहते हैं। पांचवा होता है हाईवे या फिर आउट ऑफ टाउन लोकेशन, जैसे कि ये जो होता है मोस्टली जो होते हैं पेट्रोल पंप्स होते हैं, यहाँ पर ढाबे होते हैं, वेयर हाउस होते हैं, बहुत बड़ी हाइपर मार्केट्स होती हैं यहाँ पर। ठीक है, फैक्टर जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं कि क्या लोकेशन होनी चाहिए हमारे उसके अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहला होता है कस्टमर का ट्रैफिक या फिर फुटफॉल, यानी कि जितने ज़्यादा लोग हमारे स्टोर के पास से गुजरेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी सेल होगी। दूसरी हो गई हमारी एक्सेसिबिलिटी, कि ईज़िली पब्लिक हमको रीच कर सके ट्रांसपोर्ट के थ्रू, और पार्किंग फैसिलिटी हम अच्छी प्रोवाइड करें। तीसरा होगा कंपटीशन, यानी रिटेलर्स जो सोचता है वो ये सोचता है प्रेजेंस कितनी है कॉम्पिटिटर की, कि वहाँ पर कॉम्पिटिटर कितने हैं हमारी मार्केट के अंदर जो हमारे जैसे प्रोडक्ट को बेचना है। चौथा होगा रेंट एंड कॉस्ट, कि जितना ज़्यादा फुटफॉल होगा उतना ज़्यादा रेंट होगा उस जगह का। पांचवा होगा सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, यानी क्लीन, सेफ और सिक्योर सराउंडिंग हो, जिससे जो है कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्टोर के ऊपर आ सके। छठा होगा प्रॉक्सिमिटी टू सप्लायर, यानी कि सप्लायर भी हमारे आसपास हों, जिससे हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाए। चौथा होगा स्टोर का डिज़ाइन और उसका लेआउट। स्टोर के डिज़ाइन का मतलब होता है कि किस तरीके से हमारे स्टोर जो है दिखता है, और किस तरीके से कस्टमर जो है हमारे स्टोर के अंदर आएंगे। और एक अच्छा जो डिज़ाइन होता है हमारे स्टोर का, वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है और हमारी सेल्स को बढ़ाता है। तो सबसे पहले आता है स्टोर का डिज़ाइन। स्टोर के डिज़ाइन के अंदर दो चीज़ें आती हैं आपकी। एक होती है एक्सटीरियर डिज़ाइन, जैसे कि फ्रंट आपका कैसा दिख रहा है, उसके ऊपर आपने साइनेज कैसी कर रखी है, आपने लाइटिंग कैसी कर रखी है। और एक आती है आपकी इंटीरियर डिज़ाइन, क्या आपने अपनी दुकान के अंदर फ्लोरिंग कैसी लगा रखी है, लाइटिंग कैसी लगा रखी है, दुकान के अंदर कलर कैसा कर रखा है, और डिस्प्ले कैसी कर रखी है प्रोडक्ट की, और आपकी दुकान के अंदर का एटमॉस्फेयर क्या है। अब ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं स्टोर डिज़ाइन के, कि जितना अच्छा डिज़ाइन होगा उतने ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, उतना ज़्यादा उनको शॉपिंग एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा, उतने ज़्यादा प्रोडक्ट उनको अच्छे दिखेंगे, और उतनी अच्छी ब्रांड आइडेंटिटी आपकी उनके माइंड में बनेगी, और ज़्यादातर शॉपिंग टाइम आपके स्टोर के अंदर बढ़ जाएगा, लोग ज़्यादा रुकेंगे। नेक्स्ट आ गया आपका स्टोर लेआउट। स्टोर लेआउट का मतलब ये है कि किस तरीके से आपकी दुकान के अंदर शेल्फ बने हुए हैं, काउंटर कहाँ बना हुआ है, और किस तरीके से आपकी स्पेस जो है अरेंज हुई हुई है कि कस्टमर की मूवमेंट जो है जिससे आसान हो रही है। अब अलग अलग टाइप का आपके स्टोर लेआउट होता है। एक होता है आपका ग्रिड लेआउट, यानी यहाँ पर आपके लॉन्ग एसल्स बने हुए होते हैं जो इजी टू मूव होते हैं यहाँ पर, और ये बहुत ज़्यादा सुपरमार्केट और फार्मेसीज में कॉमन होता है। ठीक है ना। और यहाँ पर सिस्टमेटिकली प्रोडक्ट जो होते हैं अरेंज होते हैं, जैसे आपने डी मार्ट में देखा होगा, और पहले बिग बाज़ार हुआ करता था उसमें देखा होगा। और दूसरा होगा फ्री फ्लो लेआउट, यानी यहाँ पर ओपन और फ्री मूवमेंट होती है, यानी अट्रैक्टिव डिस्प्ले बनी हुई होती है, और ये ज़्यादातर क्लोथिंग और फैशन स्टोर के अंदर आपको दिखेगा। जैसे आप ज़ारा या फिर H&M के स्टोर में जाओगे तो वहाँ पर आपको जो लेआउट दिखेगा उसको फ्री एंड फ्लो लेआउट बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे रेक्ट ट्रैक, जिसको लूप लेआउट भी बोला जाता है। एक सर्कुलर पाथ होता है जो कस्टमर को पूरे स्टोर के अंदर घुमाने में मदद करता है। यहाँ पर ये इंश्योर किया जाता है कि कस्टमर जो है सारे सेक्शन को आसानी से देख पाए। जैसे आई की ये का स्टाइल लेआउट है, उसको रेस ट्रैक या फिर लूप लेआउट बोला जाता है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे बुटीक या फिर शॉप लेआउट, यानी कि यहाँ पर जो स्टोर होता है वो छोटे छोटे सेक्शंस के अंदर या फिर बुटीक्स के अंदर डिवाइड होता है, और हर सेक्शन के अंदर एक कैटेगरी होती है। जैसे एग्जांपल क्या होगा, लाइफ स्टाइल, शॉपर स्टॉप, ये सारी चीज़ें बुटीक या फिर शॉप लेआउट का एग्जांपल है। अब कंपोनेंट क्या क्या होते हैं स्टोर लेआउट के। सबसे पहला होता है स्पेस मैनेजमेंट, यानी कि आप अपनी स्पेस को बनाओ कि एजल्स भी अच्छे से आ पाएँ, डिस्प्ले भी अच्छी आपकी दिखे, बिलिंग काउंटर्स आपके बने हुए हों, ट्रायल रूम्स बने हुए हैं अच्छे से। प्रोडक्ट प्लेसमेंट, यानी कि जितने जो ज़्यादा डिमांडेड प्रोडक्ट हैं, जो ज़्यादा बिकते हैं, उनको फ्रंट पे रखो, और इम्पल्स आइटम यानी कि जो चॉकलेट एक्सेसरी हैं उनको बिलिंग काउंटर के पास रखो कि जाते जाते इंसान वो भी खरीद ले। अब विजुअल मर्चेंडाइजिंग होती है, यानी कि जब आप मैनिक्विन्स का इस्तेमाल करते हो, डिस्प्ले को अट्रैक्टिव बनाते हो, लाइटिंग को अच्छी करते हो, प्रॉप्स अच्छे बनाते हो, ताकि कस्टमर की जो है अटेंशन हमारी तरफ आ जाए। नेक्स्ट आता है हमारा विजुअल मर्चेंडाइजिंग एंड डिस्प्ले। विजुअल मर्चेंडाइजिंग वीएम जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है किसी भी रिटेल स्टोर के अंदर। ये मदद करती है हमें कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो है अट्रैक्ट हो पाए, सेल बढ़ पाए, और हमारी ब्रांड इमेज अच्छी हो पाए। तो मीनिंग क्या होती है हमारी विजुअल मर्चेंडाइजिंग की। तो विजुअल मर्चेंडाइजिंग का मतलब होता है जब हम अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से अट्रैक्टिव तरीके से और अपीलिंग तरीके से प्रेजेंट करते हैं स्टोर के अंदर या फिर स्टोर के बाहर, की कस्टमर्स को ऐसा लगता है कि हम जो है इस प्रोडक्ट को हमें ख़रीद ही लेना चाहिए, यानी कि
हम प्रोडक्ट की डिस्प्ले कैसी कर रहे हैं, हम लाइटिंग कैसी कर रहे हैं, हम कलर्स कौन सा लगा रहे हैं दुकान के अंदर, हमने अपना लेआउट कैसा बना रखा है, विंडो डिस्प्ले कैसे बना रखी है, दुकान की डेकोरेशन कैसे कर रखी है। तो सिंपल वर्ड के अंदर अगर हम समझे तो वीएम का मतलब ये होता है, जब आप दिखाकर चीज़ें बेचो, अच्छे तरीके से चीज़ें दिखाकर बेचो, उसको हम बोलते हैं वीएम। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है मेन विजुअल मर्चेंडाइजिंग का? सबसे पहले तो यही बात आ गई कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, कि जो एक अच्छी डिस्प्ले होती है वो लोगों के अटेंशन को ग्रैब करती है और कस्टमर्स जो होते हैं दुकान के अंदर आने पर मजबूर हो जाते हैं। दूसरा होता है एक पॉजिटिव शॉपिंग एक्सपीरियंस बनाना, यानी कि दुकान को क्लीन बनाना, ब्यूटीफुल बनाना और वेल अरेंज जो स्टोर होते हैं वो वहाँ पर जो है कस्टमर कंफर्टेबल फील करते हैं और आसानी से आकर चीज़ें खरीदते हैं। तीसरा होगा सेल्स बढ़ेगी, यानी कि जब डिस्प्ले अच्छी होगी आपकी तो कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे। चौथा होगा कि आप जब नए या फिर स्पेशल प्रोडक्ट को हाईलाइट करते हो, तो वीएम का मेन ये काम होता है कि वो नई नई जो चीज़ आती हैं उनको प्रमोट करना, डिस्काउंटेड आइटम को आगे रखना, फेस्टिव कलेक्शन दिखाना। पांचवा होता है ब्रांड इमेज को बिल्ड करना, यानी कि अच्छे कलर्स दिखाना, थीम्स दिखाना और डिस्प्ले दिखाना, जिससे यूनिक आइडेंटिटी बने आपके स्टोर की, आपका स्टोर एक अलग ही लगे सब लोगों से, सारे स्टोर से। छठा होता है इम्पल्स बाइंग को इनकरेज करना, यानी कस्टमर जो होता है वो कभी कभी वो चीज़ें खरीद लेता है जो उसने प्लान भी नहीं करी होती। वो किस वजह से खरीद लेता है? क्योंकि वो आपकी दुकान के अंदर अच्छी दिख रही होती है, इस वजह से कस्टमर जो है आपका वो खरीद लेता है। अब एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं हमारे विजुअल मर्चेंडाइजिंग के? ये जो होते हैं हमारे मेन कंपोनेंट होते हैं जो हमारे विजुअल मर्चेंडाइजिंग को इफेक्टिव बनाते हैं। सबसे पहले आ गया हमारे स्टोर के एक्सटीरियर एलिमेंट, यानी ये एलिमेंट वो होते हैं जब कस्टमर हमारी दुकान के अंदर एंटर भी नहीं हुआ होता, ये तभी उसको अट्रैक्ट कर देते हैं। सबसे पहले होती है इसके अंदर विंडो डिस्प्ले। विंडो डिस्प्ले के अंदर आप एक कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट जो होते हैं अपनी ग्लास विंडो के ऊपर लगा देते हो, जिससे जो पास से गुजरने वाले लोग होते हैं वो आपकी दुकान की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहले हो गया प्रमोशनल, की आप सेल दिखा दो दुकान के अंदर या ऑफर दिखा दो। दूसरा हो गया सीजनल, जैसा दिवाली की सेल, क्रिसमस चल रहा है तो उससे रिलेटेड चीज़ें दिखा दो। लाइफ स्टाइल दिखा दो, यानी एक पूरी आउटफिट या फिर मैनिक्विन्स पूरा आप दुकान के बाहर लगा दो अपनी, या फिर जो जो आपकी दुकान पे नए नए अराइवल आ रहे हैं, नए नए कपड़ा आ रहा है, वो दुकान के बाहर लगा दो। साइनेज, साइनेज का मतलब होता है आपके स्टोर का नाम क्या है, आपके स्टोर का लोगो क्या है, बैनर कैसे बना रखा है और आपने साइन बोर्ड कैसा लगा रखा है। तीसरा होगा एंट्रेंस डिज़ाइन, की गेट आप अपना बड़ा रखो, क्लीन रखो और हमेशा बहुत अच्छा लगो कि जो है कस्टमर जो है अंदर आते हुए आपकी दुकान के अंदर खुश हों। चौथा होता है आउटडोर लाइटिंग। लाइटिंग से जो है आपके स्टोर की विजिबिलिटी बढ़ती है और रात के टाइम पर आपका स्टोर पूरे मार्केट के अंदर अच्छा दिखता है। नेक्स्ट आता है आपका स्टोर का इंटीरियर एलिमेंट। इंटीरियर एलिमेंट वो होती हैं जो आपकी दुकान के अंदर की चीज़ होती हैं। तो दुकान के अंदर आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है? पहली चीज़ होती गई लाइटिंग, कि जितनी अच्छी लाइटिंग होगी उतना अच्छा आपका प्रोडक्ट लोगों को दिखेगा और लोग उसके खरीदने के ज़्यादा मूड में हो जाएंगे। दूसरा होता है कलर्स, यानी कि जब कलर्स की थीम आप अपनी दुकान के अंदर दिखाओगे तो आपकी ब्रांड पर्सनैलिटी दिखेगी। यानी कि जो लग्जरी स्टोर होते हैं आपने देखा होगा ज़्यादातर वहाँ पर ब्लैक और गोल्ड पेंट हुआ होता है, जो ये दिखाते हैं कि ये लग्जरी स्टोर है, ये एक महंगा स्टोर है। तीसरा होगा आपका फिक्सचर एंड फर्नीचर, यानी आप प्रॉपर्ली सारे शेल्फ बनाओ, रैक्स बनाओ, टेबल्स बनाओ और मैनिक्विन्स बनाओ। चौथा होगा आपका म्यूजिक एंड एम्बियंस, यानी कि जो सॉफ्ट म्यूजिक है वो हमेशा अपनी दुकान के अंदर चला के रखो, जिससे लोगों का शॉपिंग एक्सपीरियंस जो है अच्छा हो। पांचवा होता है क्लीनलीनेस एंड स्पेस, यानी कि एक नीट और स्पेशियस स्टोर बनाओ अपना, जिससे जो है कस्टमर का कंफर्ट जो है इम्प्रूव हो, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदें। नेक्स्ट होती है हमारी प्रोडक्ट डिस्प्ले के एलिमेंट। प्रोडक्ट डिस्प्ले के एलिमेंट क्या क्या होनी चाहिए? सबसे पहले होगा हमारा मैनिक्विन्स, यानी कि आप जो है ये ज़्यादातर जो है क्लोथिंग स्टोर के अंदर मैनिक्विन्स इस्तेमाल किए जाते हैं कि वहाँ पर एक कंप्लीट आउटफिट लगी हुई होती है दुकान के बाहर, आपने देखा होगा किसी भी स्टोर के ऊपर जाओगे। दूसरा होगा प्रॉप्स। प्रॉप्स का मतलब होता है कि जो डेकोरेटिव आइटम लगाते हो आप थीम्स की, जैसे फ्लावर लगा दिए दुकान के बाहर, लाइट लगा दी, स्टेचू बना दिए। नेक्स्ट होगा हमारे साइन बोर्ड या फिर प्राइस टैग्स, यानी कि इसके ऊपर आप पूरी इन्फॉर्मेशन दो जिससे कस्टमर को हेल्प होगी, वो डिसीजन इजीली ले सके। चौथा होगा ग्रुपिंग करना प्रोडक्ट की, यानी कि जो रिलेटेड आइटम होते हैं उनको एक साथ रखो जिससे सेल बढ़ जाए। जैसे शर्ट के साथ ट्राउजर भी रख दी और बेल्ट भी रख दी, ये तीनों चीज़ें आपने साथ रख दी जिससे आपकी सेल इंप्रूव हो। अब अलग अलग टाइप की आपकी डिस्प्ले होती है, तो दो जो मेजर टाइप की डिस्प्ले होती हैं, एक होती है आपकी इंटीरियर डिस्प्ले, एक होती है आपकी एक्सटीरियर डिस्प्ले। एक्सटीरियर डिस्प्ले वो होती है जो दुकान के बाहर से दिखती है, जैसे आपकी विंडो डिस्प्ले हो गई पहली। ये मेन टाइप की एक्सटीरियर डिस्प्ले होती है, यहाँ पर आप शोकेस करते हो अपने जो सबसे अच्छे प्रोडक्ट होते हैं जिससे कस्टमर आपकी दुकान की तरफ अट्रैक्ट हो। दूसरा हो गया आउटडोर साइन बोर्ड,
ठीक है ना। ये आपके स्टोर का नाम दिखाते हैं, क्या ऑफर चल रहे हैं आपकी दुकान के ऊपर और आपकी क्या ब्रांड आइडेंटिटी है, वो ये स्टोर्स दिखाते हैं। ये आउटडोर साइन बोर्ड्स दिखाते हैं। तीसरा होगा आपके बैनर एंड पोस्टर्स। ये फेस्टिवल्स के टाइम पर या फिर जब दुकान में सेल लगी हुई होती है या फिर जब भी आपको प्रमोशन करना हो तब इन बैनर और पोस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आ गई आपकी इंटीरियर डिस्प्ले। ये स्टोर्स के अंदर पाई जाती है, जैसे प्रोडक्ट की डिस्प्ले टेबल, यानी कि जब कोई नए अराइवल्स होते हैं या फिर जो हाई डिमांड प्रोडक्ट होते हैं वो यहाँ पर प्लेस किए जाते हैं दुकान के अंदर। दूसरा हो गई हमारी एंड कैप डिस्प्ले। ये जो डिस्प्ले होती है एसएल्स के बिल्कुल एंड में लगी हुई होती है, यानी कि सुपरमार्केट जो है इनका इस्तेमाल करती है प्रमोशन करने के लिए। उसके बाद आ गया आपका पॉइंट ऑफ परचेज यानी पीओपी डिस्प्ले जिसको भी बोला जाता है। ये बिलिंग काउंटर के पास लगी हुई होती है ताकि जिससे इंपल्सिव बाइंग बनी रहे। जैसे एग्जांपल जो होगा, जब भी आपने देखा होगा कि बिलिंग काउंटर पे ज़्यादातर चॉकलेट रखी हुई होती हैं, एक्सेसरी रखी होती हैं, छोटे मोटे टॉयज रखे हुए होते हैं, जिससे जो है कस्टमर अट्रैक्ट हो जाते हैं, जाते ज़्यादा टाइम उसको भी खरीद लेते हैं। चौथा होगा आपका क्रॉस मर्चेंडाइजिंग डिस्प्ले, यानी कि ये बहुत सारे जो है प्रोडक्ट को रिलेटेड प्रोडक्ट जो होते हैं वहाँ पर एक साथ रखे जाते हैं। जैसे कि पास्ता के साथ है सॉस भी रख रखी है, चीज़ भी रख रखी है, जिससे तीनों चीज़ें बिक जाए। और पांचवा होगा मैनिक्विन डिस्प्ले। ये ज़्यादातर अप्रैल स्टोर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जब आउटफिट्स को आपको डिस्प्ले करना होता है तब मैनिक्विन डिस्प्ले का इस्तेमाल किया जाता है। छठा होगा आपका वॉल डिस्प्ले, जिसको शेल्विंग भी बोला जाता है। ये पूरी एक वर्टिकल डिस्प्ले होती है जिससे स्पेस जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारी दुकान की बढ़ जाए। अब इंपॉर्टेंस क्या होती है विजुअल मर्चेंडाइजिंग की? सबसे पहले तो ये है कि ये अटेंशन को ग्रैब करने के काम आती है। कस्टमर जो होता है वो स्टोर चूज़ करता है जिसका विजुअल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, जो उसको अच्छा दिखता है। दूसरा होता है ये कस्टमर्स को मदद करता है कि वो इजीली प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकें, कि जो एक वेल ऑर्गेनाइज लेआउट होता है वो शॉपिंग करने को आसान कर देता है। ठीक है, कस्टमर्स आसानी से चीज़ें उसको मिल जाती हैं। ये सेल बढ़ा देता है बिना किसी एक्स्ट्रा स्टाफ के, यानी जितना अच्छा डिस्प्ले होगा वो आपके सेल्स पीपल की तरह ही काम करेगा। और नेक्स्ट है आपकी स्टोरी मैच को अच्छा कर देता है, यानी कि जो ब्रांड होती हैं जो मॉडर्न दिखती हैं, क्रिएटिव दिखती हैं और भरोसेमंद दिखती हैं, उनकी जो है स्टोरी मैच बढ़ती ही है लोगों की नज़र में। पांचवा होगा कि ये कस्टमर्स को इनकरेज करेगा कि वो हमारी शॉप के अंदर ज़्यादा दिन लगे रहें। ठीक है, तो जितना ज़्यादा स्टोर के अंदर टाइम होगा उतनी ज़्यादा जो है परचेजेस होंगी। छठा होगा ये प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करेंगे, जैसे फेस्टिव, सीजनल और स्पेशल ऑफर्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, अब छठा हो गया आपका प्रिंसिपल जो होते हैं इफेक्टिव विजुअल मर्चेंडाइजिंग के, वो क्या होते हैं? सबसे पहले होनी चाहिए सिंप्लिसिटी, यानी आप ओवर क्राउड ना करो डिस्प्ले को, जितना कम होगा उतना ज़्यादा होगा। ठीक है ना, लेस इज़ मोर, यानी कि जितना कम दिखाओगे उतना अच्छा होगा। दूसरा हो गया बैलेंस होना चाहिए, यानी हर चीज़ का एक अच्छा अरेंजमेंट होना चाहिए कि जो आपकी डिस्प्ले है वो नीट दिखे और स्टेबल दिखे। फोकस पॉइंट होना चाहिए, यानी कि हर डिस्प्ले के अंदर जो है एक मेन आइटम होनी चाहिए जो लोगों की आंखों को एकदम से भा जाए। चौथी होनी चाहिए कलर हार्मनी, यानी इस ऐसे कलर्स का इस्तेमाल किया जाए जो हमारे स्टोर को मैच करे, उस स्टोर की थीम को मैच करें और जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके टाइप को मैच करें। पांचवी हो गई हमारी लाइटिंग, यानी कि जितनी ये जो है जितने भी स्पॉटलाइट एरिया होते हैं, की एरिया होते हैं, उनको ये स्पॉटलाइट कर देती है। ठीक है ना, जो आपके अच्छे प्रोडक्ट है उनके ऊपर अच्छी अच्छी लाइटिंग करो कि वो ज़्यादा बिकें। छठा होगा स्टोरी टेलिंग करो, यानी कि जब आपका डिस्प्ले जो है एक कहानी बता रहा हो, यानी कि एक समर बीच थीम लगा दिया आपने जिसके आसपास समर के क्लोथ लगा दिए, तो आप एक कहानी बताओ कस्टमर को। सातवां होगा जो टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं मर्चेंडाइजिंग के अंदर, वो कुछ ये हैं कि मैनिक्विन्स, डमी स्टैंड, हैंगर्स, रैक, प्रॉप्स, मिरर, डेकोरेशन आइटम, लाइटिंग इक्विपमेंट, डिजिटल स्क्रीन, साइनेज, प्राइस चेक्स, ये सारी चीज़ें जो है इस्तेमाल की जाती हैं विजुअल मर्चेंडाइजिंग के अंदर। अब रोल क्या होता है विजुअल मर्चेंडाइजर का? तो एक विजुअल मर्चेंडाइजर या फिर विजुअल मर्चेंडाइजर एक्सपर्ट जिसको बोला जाता है, वो एक प्रोफेशनल होता है जो हमारी विंडो को डिज़ाइन करता है और जो हमारे इंटीरियर डिस्प्ले को डिज़ाइन करता है, हमारे स्टोर की थीम बनाता है और हमारे प्रोडक्ट को अच्छे से अरेंज करता है दुकान के अंदर, कलर्स का इस्तेमाल करता है, अच्छी अच्छी लाइटिंग्स का और प्रॉप्स का इस्तेमाल करता है और मार्केटिंग टीम के साथ मिलकर काम करता है। एक बहुत ज़्यादा एक क्रिएटिव करियर होता है रिटेलिंग के अंदर। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इन्फ्यूजन के साथ। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर यूनिट नंबर 3 के साथ रिटेल मैनेजमेंट के, और जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं फॉर द ₹150 ओनली, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन दोनों जगह आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर नोट्स परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बने रहें इन्फ्यूजन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू आईडी इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम कर रहे हैं आपका यूनिट नंबर 3 ऑफ द सब्जेक्ट रिटेल मैनेजमेंट, जिसका नाम है रिटेल मार्केटिंग मिक्स।
तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं फॉर द ₹150 ओनली, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन दोनों जगह आपको टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो रिटेल मार्केटिंग मिक्स जो होता है उसका मतलब होता है ये एक सेट ऑफ टूल्स और डिसीजन होता है जो एक रिटेलर इस्तेमाल करता है ताकि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, उनकी सेल्स को बढ़ा सके और अपनी लॉयल्टी बिल्ड कर सके कस्टमर्स के बीच में। तो रिटेल मार्केटिंग मिक्स के अंदर मेनली 5 चीज़ें आती हैं, ठीक है। एक होती है हमारी मर्चेंडाइजिंग एंड इन्वेंटरी डिसीजन, दूसरा होता है मर्चेंडाइज प्राइसिंग डिसीजन, तीसरा आपका रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन और चौथा रिटेल प्रमोशन डिसीजन एंड पांचवा रिटेल सेलिंग स्किल्स। अब मर्चेंडाइजिंग एंड इन्वेंटरी डिसीजन के अंदर आपका आता क्या है, तो मर्चेंडाइजिंग का मतलब ये होता है जब आप मैनेज करते हो कि प्रोडक्ट को क्या बेचना है और कितना बेचना है और कब बेचना है और किस तरीके से उसको प्रेजेंट करके बेचना है, उसको हम बोलते हैं मर्चेंडाइजिंग। यानी कि आपको इसके अंदर प्लानिंग करनी पड़ती है, फिर उससे रिलेटेड आपको स्टॉक खरीदना पड़ता है, उसको डिस्प्ले करना पड़ता है और अपने स्टॉक लेवल्स को मैनेज करना पड़ता है और ये इंश्योर करना पड़ता है कि जब भी हमारे पास कस्टमर प्रोडक्ट लेना आए तो हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल हो। तो एक अच्छी मर्चेंडाइजिंग ये इंश्योर करती है कि राइट प्रोडक्ट जो है अवेलेबल हो राइट टाइम के ऊपर और राइट क्वांटिटी के ऊपर और एक राइट प्राइस के ऊपर, ठीक है। अब कंपोनेंट क्या होते हैं मर्चेंडाइजिंग के, तो सबसे पहले इसके अंदर आता है प्रोडक्ट प्लानिंग। यानी कि आपको कौन से प्रोडक्ट की कैटेगरी अपने पास रखनी है, कि आपको एफएमसीजी प्रोडक्ट बेचने हैं जैसे सोप्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, एप्पल बेचने हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बेचने हैं, एक्सेसरीज बेचनी है या ग्रोसरीज बेचनी है। तो प्रोडक्ट प्लानिंग जो होती है वो डिपेंड करती है कि हमारे कस्टमर्स की डिमांड क्या है और हमारे स्टोर की इमेज कैसी है। उसके बाद आती है हमारी असॉर्टमेंट प्लानिंग। असॉर्टमेंट का मतलब होता है जब आपके पास वैरायटी भी हो और क्वांटिटी भी हो। यानी असॉर्टमेंट प्लानिंग का मतलब ये होता है कि आप अपनी वैरायटी भी बढ़ाओ, यानी कि जिन भी प्रोडक्ट में आप डील करते हो उनकी कैटेगरीज बढ़ाओ। फिर होती है आपकी डेथ यानी कि चॉइस, यानी कि जितने भी ब्रांड्स हैं और साइज हैं हर कैटेगरी के अंदर आप उनको बढ़ाओ अपने पास, ठीक है। जैसे शैम्पू के अंदर ब्रेड्थ हो गई शैम्पू की कैटेगरी, और डेप्थ हो गई जैसे कि डव, क्लिनिक प्लस, पैंटीन, ये सारी चीज़ें क्या हो गई आपकी डेप्थ हो गई। अब कैटेगरी मैनेजमेंट क्या होता है, तो हर प्रोडक्ट की कैटेगरी जो है उसको अलग से सेपरेट बिजनेस यूनिट देखा जाता है। तो कैटेगरी मैनेजर ये डिसाइड करता है कि कौन से प्रोडक्ट को कितनी शेल्फ स्पेस देनी है, उसका कितना प्रमोशन करना है, किस प्रोडक्ट का क्या प्राइस हमें रखना है और किस प्रोडक्ट का कितना स्टॉक लेवल हमें अपने पास रखना होगा। तो ऑब्जेक्टिव इसका यही होता है कि कैटेगरी प्रॉफिट को जब हम सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकें उसे कैटेगरी मैनेजमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा वेंडर या फिर सप्लायर मैनेजमेंट। यानी रिटेलर चूज करता है वेंडर को बेस्ड ऑन किस चीज़ के ऊपर, कि प्राइस क्या ऑफर हो रहा है, रिलायबिलिटी कितनी है, डिलीवरी टाइम कितना है, क्वालिटी क्या मिल रही है और रिटर्न पॉलिसी हमारी क्या है। तो एक अच्छा वेंडर रिलेशन दिखाता है कि अच्छा मार्जिन मिले और साथ साथ हमारे पास टाइम पर स्टॉक भी अवेलेबल हो। इन्वेंट्री डिसीजन जो होता है, इन्वेंट्री का मतलब होता है जो गुड्स होते हैं जो रिटेलर अपने पास स्टोर करके रखता है वो उसकी इन्वेंट्री कहलाई जाती है। तो अगर इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा होगी तो हमारा खर्चा बढ़ेगा और अगर बहुत कम होगी तो हमारे पास स्टॉक आउट होने लगेंगे जिसकी वजह से हमारी सेल कम हो जाएगी। तो रिटेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके रखे। अब अलग अलग टाइप की आपकी इन्वेंट्री होती है। एक होगा आपके बेसिक स्टॉक, यहाँ पर वो रेगुलर आइटम आते हैं जिनकी हमेशा ज़रूरत पड़ती है। दूसरा होगा आपके सीजनल स्टॉक, ये आपके फेस्टिवल बेस्ड या फिर वेदर बेस्ड होते हैं। तीसरा होगा आपके फैशन स्टॉक्स, यहाँ पर आपके सारी ट्रेंडी आइटम्स आती हैं। चौथा होगा आपके सेफ्टी स्टॉक, यहाँ पर वो आपका एक्स्ट्रा स्टॉक जो आप अपने पास रखते हो एज अ बैकअप के तौर पर वो आपका सेफ्टी स्टॉक कहलाया जाता है। अब इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक्स क्या क्या होती है, सबसे पहले आती है इसके अंदर ABC एनालिसिस। ए आइटम के अंदर आप वो आइटम्स रखते हो जिसके अंदर जिनकी वैल्यू बहुत हाई होती है और जिनकी क्वांटिटी आपके पास बहुत कम होती है। बी आइटम के अंदर रखते हो आप मीडियम वैल्यू की आइटम सारी, और सी आइटम के अंदर वो रखते हो जिनकी वैल्यू तो बहुत कम होती है बट क्वांटिटी उनकी बहुत ज़्यादा हाई रखनी पड़ती है। तो इसको बोलते हैं ABC एनालिसिस। नेक्स्ट आता है आपका EOQ जिसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोला जाता है। यानी कि आप बेस्ट क्वांटिटी रखो टू ऑर्डर टू रिड्यूस टोटल कॉस्ट। अगर आप सही क्वांटिटी रखोगे तो उससे आपकी टोटल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट होता है आपका फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो कि आपने पहले भी इसका नाम सुना होगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये होता है कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनको पहले बेचो, ठीक है ना। ये ज़्यादातर फूड और पेरिशेबल प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो जितने पुराने होते जाते हैं उतने ज़्यादा खराब होने लग जाते हैं। चौथा होगा आपका रीऑर्डर पॉइंट, ये वो लेवल होता है जिसके ऊपर आपको नया स्टॉक जो है ऑर्डर कर देना चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं, रीऑर्डर पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, यानी आप कंटिन्यूअस ट्रैकिंग करते रहो बार कोड के थ्रू, POS के थ्रू, इसको हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मर्चेंडाइज प्राइसिंग डिसीजन,
ठीक है। प्राइसिंग जो होती है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्केटिंग टूल होता है। तो एक अच्छी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ये हेल्प करती है एक रिटेलर को कि उसके पास कस्टमर्स अट्रैक्ट हों और उसका प्रॉफिट अच्छे से मेंटेन रहे। तो वो क्या-क्या फैक्टर्स होते हैं जो रिटेल प्राइसिंग्स को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले ये होता है कि कॉस्ट क्या है गुड्स को खरीदने की, कस्टमर की डिमांड कितनी है, मार्केट में कॉम्पिटिशन क्या है, सीज़न कौन-सा चल रहा है अभी फ़िलहाल, हाई सीज़न चल रहा है, लो सीज़न चल रहा है, स्टोर की हमारी इमेज कैसी है कि हमारे स्टोर की इमेज ऐसी है कि हम प्रीमियम चीज़ें बेचते हैं या फिर डिस्काउंटेड प्रोडक्ट बेचते हैं। तो हमारे स्टोर की इमेज क्या है और हमारे टारगेट मार्केट इनकम क्या है, यानी कि जिन लोगों को हम प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं उन लोगों की इनकम कितनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रिटेल प्राइसिंग पर बेस्ड होती हैं। तो रिटेल प्राइसिंग मेथड को समझते हैं। तो सबसे पहले आती है आपकी कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, यानी कि आप इसके अंदर कॉस्ट देखते हो आपकी कितनी आ रही है, उसके ऊपर अपना प्रॉफिट ऐड रख के आपको बेच देते हो। ये सबसे सिंपल और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है। दूसरी आती है आपकी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, यानी कि जब आप जो प्राइस सेट करते हो आप या तो बराबर रखते हो अपने कॉम्पिटिटर के या फिर उनसे कम रखते हो। ये सुपर मार्केट्स के अंदर और डिस्काउंट स्टोर्स के अंदर ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है ताकि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हों। और नेक्स्ट होती है आपकी साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, जैसे कि एग्जांपल आप 100 की जगह 99 लिख रहा हो और 1000 की जगह 999 लिख रहा हो, तो इससे जो होती है कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं और कस्टमर ये फील करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये हमारा कैसा है, सस्ता है। नेक्स्ट हो गई आपकी पेनिट्रेशन प्राइसिंग, यानी कि जो शुरू में आप क्या करो प्राइजेस सस्ते रखो ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो, और जब आप मार्केट के अंदर प्रॉपर्ली एंटर कर जाओ तो आप अपने प्राइजेस बढ़ा दो। फॉर एग्जांपल नया ग्रोसरी स्टोर है या फिर कोई नया ऐप है तो वो पेनिट्रेशन प्राइसिंग का इस्तेमाल करेगा। नेक्स्ट होता है स्कीमिंग प्राइसिंग, यानी शुरू में तो प्राइजेस हाई रखो, जब प्रोडक्ट नया है या फिर एक्सक्लूसिव है देन उसके बाद प्राइजेस जो है थोड़े टाइम बाद कम करते जाओ। ये ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक और फैशंस के अंदर स्कीमिंग प्राइसिंग इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट आती है हमारी वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, या जो प्राइस डिपेंड होता है वो कस्टमर की परसीव्ड वैल्यू पे डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्टारबक्स की कॉफ़ी हो गई या फिर कोई भी प्रीमियम अपैरेल ब्रांड हो गया आपका। नेक्स्ट हो गया आपके डिस्काउंट प्राइसिंग, यानी कि सीजन पर आप डिस्काउंट दे रहे हो, फेस्टिव सेल लगा रहे हो, बाय वन गेट वन की ऑफर दे रहे हो। इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो फुटफॉल इंक्रीज करने के लिए और पुराने स्टॉक्स को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आती है आपकी डायनामिक प्राइसिंग, प्राइस जो है इसके अंदर डिमांड के अकॉर्डिंगली चेंज होते रहते हैं, जैसे ई कॉमर्स के अंदर या फिर फ्लाइट्स के अंदर या होटल्स के ऊपर। अब रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन को समझते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन के अंदर ये चीज़ इन्वॉल्व होती है कि किस तरीके से गुड्स जो हैं हमारे स्टोर्स तक पहुंचेंगे और किस तरीके से हमारे कस्टमर्स उसको रिसीव करेंगे। तो एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये इंश्योर करता है कि डीले कम हो और लॉजिस्टिक की कॉस्ट कम आए, रेगुलर सप्लाई हो और ज़ीरो स्टॉक आउट्स हों। ठीक है, अब अलग अलग टाइप के रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं। एक हो गया हमारा डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी रिटेलर्स जो है ख़रीदता है डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से। इसके फ़ायदे ये होते हैं कि मार्जिन बहुत अच्छा मिलता है, क्वालिटी कंट्रोल होती है, बहुत जल्दी डिलीवरी हो जाती है। ये जो बड़े बड़े जितने भी रिटेलर्स होते हैं, बिग बाज़ार, डी मार्ट वगैरह, वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आ गया हमारा इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जब रिटेलर जो है होलसेलर से या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदता है, इसके लिए जो सूटेबल होता है, जितने भी छोटे मोटे स्टोर्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आ गया आपका ड्रॉप शिपिंग, यानी रिटेलर यहाँ पर ऑर्डर लेता है बट प्रोडक्ट जो है डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से कस्टमर के पास चले जाता है। ये कॉमन जो होता है बहुत ज़्यादा ई कॉमर्स के अंदर, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है ड्रॉप शिपिंग। नेक्स्ट आ गया हमारा ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जब एक रिटेलर दोनों प्लेटफॉर्म का, ऑफलाइन स्टोर्स का भी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी, दोनों का इस्तेमाल करे अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, जैसे कि रिलायंस रिटेल हो गए, टाटा क्रोमा हो गया, शॉपर स्टॉप हो गया, इसको हम बोलते हैं ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आता है हमारा स्टोर लेवल डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, यानी कि आपके पास वेयर हाउस होना चाहिए, जितनी भी डिलीवरी आती है उनको स्टोर करने के लिए। ट्रांसपोर्ट प्लानिंग करो, आप स्टॉक का लोकेशन करो हर ब्रांच के ऊपर कि किस ब्रांच का कितना स्टॉक होना चाहिए, डैमेजेस ना हो उससे बचा कर रखो और स्टॉक रिकॉर्ड को मेंटेन रखो। तो एक जो वीक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो आपकी शॉर्टेज बढ़ा देता है, कस्टमर की डिससेटिस्फेक्शन बढ़ा देता है और कॉस्ट बढ़ा देता है। रिटेल प्रमोशन डिसीजन, रिटेल प्रमोशन का मतलब होता है जब आप कम्युनिकेट करते हो कस्टमर के साथ ताकि आप उनको ये कर दो कि वो बस खरीद लें, तो आप उस तरीके से आप उनसे कम्युनिकेट कर रहा हो, तो उसको हम रिटेल प्रमोशन बोलते हैं। तो प्रमोशन का इस्तेमाल जो किया जाता है अपनी दुकान के ऊपर ट्रैफिक बढ़ाने के लिए, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए और अपनी पुरानी इन्वेंट्री को क्लियर करने के लिए किया जाता है। या फिर जब आपको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तब करोगे, या फिर आपको अपनी ब्रांड के बारे में लोगों को बताना है, अवेयरनेस फैलानी है तब करोगे। अब अलग अलग टाइप के आपके रिटेल प्रमोशन होते हैं। एक हो गया आपका एडवर्टाइजिंग, इसका इस्तेमाल किया जाता है टेलीविजन के थ्रू, रेडियो के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, बिलबोर्ड्स के थ्रू, डिजिटल एड्स के थ्रू। मेन इसका काम ये होता है कि आप स्टोर अवेयरनेस
बढ़ाओ, ठीक है। नेक्स्ट होगा आपका सेल्स प्रमोशन। ये शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स होते हैं, जैसे डिस्काउंट का देना, कूपन्स का देना, बाय वन गेट वन ऑफर्स, फ्लैश सेल्स, फ्री सैंपल दे रहे हो आप। ये ज़्यादातर सुपरमार्केट और ज़्यादातर मॉल्स के अंदर सेल्स प्रमोशन इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट आता है आपका पब्लिक रिलेशन एक्ट। ये इसके अंदर वो एक्टिविटीज़ आती हैं जो गुडविल्स को बढ़ाती हैं, जैसे कि स्टोर के इवेंट हो गए, चैरिटी ड्राइव्स हो गई, प्रेस रिलीज हो गए, स्पॉन्सरशिप हो गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। नेक्स्ट आएगी हमारी पर्सनल सेलिंग, यानी कि सेल पीपल जो होते हैं वो असिस्ट करते हैं कस्टमर को। किस तरीके से असिस्ट करते हैं? प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करके, ऑप्शन को सजेस्ट करके, हैं ऑब्जेक्शन जितने भी आती हैं उनको हैंडल करके, और उनको हेल्प करते हैं फिटिंग के साथ, ट्रायल्स के साथ, इन सब चीज़ों से। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अप्रैल के केस में, ज्वेलरी और इलेक्ट्रॉनिक के केस में। नेक्स्ट आ गया हमारा डिजिटल प्रमोशन। डिजिटल प्रमोशन के अंदर आ गया सोशल मीडिया एड्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ईमेल प्रमोशन, एसएमएस, व्हाट्सएप अलर्ट, मोबाइल ऐप की नोटिफिकेशन। ये मॉडर्न रिटेल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब रिटेल सेलिंग स्किल्स नेक्स्ट आता है हमारा। रिटेल सेलिंग स्किल के अंदर जो होती हैं सारी एबिलिटीज़ आती हैं जो एक स्टोर एम्प्लॉय को ज़रूरत होती है, ताकि जो अपने विजिटर्स हैं उनको बायर के अंदर कन्वर्ट कर सकें। यानी जो उनकी दुकान के अंदर देखने आते हैं तो उनको बायर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उनको रिटेल सेलिंग स्किल बोलते हैं। तो इम्पोर्टेंस रिटेल सेलिंग स्किल्स हमारी कौन कौन सी होती हैं? एक हो गई हमारी प्रोडक्ट नॉलेज, यानी कि सेल्स पर्सन को इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, उसकी खासियतें क्या क्या हैं, और उसके प्राइसेस कितने हैं, ठीक है ना, और उसकी वारंटी कितनी है, और वो दूसरे ब्रांड्स के कंपेयर में कितना अच्छा है। यानी जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतने ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेंगे। दूसरा होगा कम्युनिकेशन स्किल। जब आप बात करो कस्टमर्स के साथ तो पोलाइट तरीके से, क्लियर, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन करो, जिससे कस्टमर का एक्सपीरियंस और अच्छा हो। तीसरा है एक्टिव लिसनिंग, यानी कस्टमर्स की ज़रूरतों को समझो, उनकी प्रेफरेंस का ध्यान रखो और उनके बजट का भी ध्यान रखो। चौथा होगा कस्टमर को हैंडल करने की स्किल होनी चाहिए आपके अंदर। ये जो भी उनके डाउट है उनको समझा सको, जो भी उनकी कंप्लेंट है वो क्लियर कर सको, कन्फ्यूजन दूर कर सको, और जो गुस्से वाले कस्टमर्स होते हैं, गुस्से में आते हैं, उनको मैनेज कर सको। तो जितना अच्छा आप हैंडल करोगे उतनी ज़्यादा कस्टमर लॉयल्टी बढ़ेगी। सजेस्टिव सेलिंग, जिसको अप सेलिंग या फिर क्रॉस सेलिंग भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप चीज़ें बेचते हो, जब मोबाइल के साथ स्क्रीन गार्ड भी बेच दिया आपने, आपने लिखा फ्री बट उसके प्राइजेस इंक्लूड हैं, उसमें कॉम्बो पैक बेच रहे हो आप चीज़ों के, और प्रीमियम ऑप्शंस बेच रहे हो आप किसी भी चीज़ के, उसको सजेस्टिव सेलिंग बोलते हैं। इससे हमारे स्टोर का रेवेन्यू अच्छा होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्लोजिंग द सेल, यानी कि जब आप इनकरेज करते हो कस्टमर को कि वो फाइनली परचेज कर लें चीज़ों को, जब वो कॉन्फिडेंस में हो या फिर पॉजिटिव एटीट्यूड में हो, ठीक है। नेक्स्ट आती हैं अब हमारी आफ्टर सेल सर्विस, यहाँ पर इंक्लूड होती हैं कि इजीली आप अपने प्रोडक्ट को रिटर्न कर सको, एक्सचेंज असिस्टेंस प्रोवाइड करो, वारंटी क्लेम्स प्रोवाइड करो, फीडबैक कलेक्शन लो अपने कस्टमर से। तो जितनी अच्छी आप आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करोगे उतने ज़्यादा आपके कस्टमर जो हैं बढ़ेंगे और आपकी सेल ज़्यादा बढ़ेगी। तो बस छोटे से यूनिट हैं अब आपके 3, 4, 5। फर्स्ट और सेकंड थोड़े लंबे थे, बाकी यूनिट्स आपके छोटे ही रहने वाले हैं, तो इतना लंबा अब आपका रहने नहीं वाला। 2 यूनिट के बाद आपका ये सब्जेक्ट भी खत्म हो जाएगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें आईडी इन्फ्यूजन के साथ। और जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं फॉर द ₹150 ओनली, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन दोनों जगह आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर नोट्स परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं यूनिट नंबर 4 के साथ बस कुछ ही देर में। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम कर रहे हैं आपका रिटेल मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कस्टमर रिलेशनशिप एंड डिटेलिंग। ठीक है, तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं फॉर द ₹150 ओनली, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन दोनों जगह आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो पार्ट ए है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन HRL। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन रिटेल, तो रिटेल जो होता है वो एक पीपल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, यानी कि जो यहाँ पर जो है स्टोर एम्प्लॉयज़ डायरेक्टली मीट, स्टोर के ऊपर जो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो डायरेक्टली मिलते हैं, गाइड करते हैं और सर्व करते हैं कस्टमर को। तो इफेक्टिव HRM जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब आपको अच्छे कस्टमर एक्सपीरियंस देना हो, अपनी सेल्स बढ़ानी हो और अपनी ब्रांड लॉयल्टी बढ़ानी हो। तो HRM जो होती है रिटेल के अंदर, उसके अंदर आती है कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे प्लान करना है, उनको हायर कैसे करना है, उनको ट्रेन कैसे करना है, उनकी परफॉर्मेंस को कैसे मैनेज करना है, मोटिवेशन कैसे देनी है उन्हें, उनको रिटेन कैसे करके रखना है, और एम्प्लॉय की सेफ्टी और उनके वेलफेयर का ध्यान आपको कैसे रखना है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी। तो आप HRM के प्रोसेस को समझते हैं हम रिटेल के अंदर। तो रिटेल HRM जो होता है वो
सारी इंडस्ट्रीज से थोड़ा अलग है, क्योंकि स्टोर जो होता है वो लंबे समय के लिए खुला रहता है और यहाँ पर कस्टमर्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं और सीजनल रश भी बहुत होता है यहाँ। तो यहाँ पर जो HRM प्रोसेस होगा उसके अंदर इंक्लूड होंगी सबसे पहली चीज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। यानी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब होता है कि कितने एम्प्लॉयज़ की आपको ज़रूरत है, ये चीज़ डिसाइड करना, और कहाँ पर कौन सा एम्प्लॉय काम करेगा, बिलिंग पर कौन सा एम्प्लॉय बैठेगा, सेल्स फ्लोर पर कौन होगा, स्टॉक रूम में कौन होगा, कस्टमर सर्विस कौन प्रोवाइड करेगा, और हर किसी को क्या स्किल्स चाहिए, बिल वाले को क्या चाहिए, सेल्स फ्लोर वाले को क्या स्किल्स चाहिए, और कितने टेम्पररी वर्कर्स हमें फेस्टिवल्स के टाइम पर एक्स्ट्रा ज़रूरत होगी। तो रिटेल प्लानिंग जो होती है डिपेंड होती है कि हमारा स्टोर कितना बड़ा है, हम कितनी कैटेगरीज के प्रोडक्ट बेचते हैं, हमारे पास कितने लोग आते हैं डेली, और हमारी सेल्स का टारगेट क्या है। तो HR जो होता है उसको ही मेंटेन करना पड़ता है कि पीक आवर के टाइम स्टाफ हमारे पास अच्छा खासा हो, और बैकअप के लिए हमारे पास एम्प्लॉयज़ हों, और फ्लेक्सिबल शिफ्ट स्केड्यूल हो, ठीक है ना, जिससे जो है हमारे एम्प्लॉयज़ को भी प्रॉब्लम ना हो। दूसरा हो गया रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट के अंदर आपकी चीज़ें आएंगी जब आप सही कैंडिडेट को अट्रैक्ट करते हो, ठीक है ना। तो रिटेल जो है वो ज़्यादातर किन किन कामों के लिए अपने अंदर लोगों को हायर करते हैं कि कैशियर की जॉब के लिए, सेल्स असिस्टेंट की जॉब के लिए, स्टोर मैनेजर की जॉब के लिए, विजुअल मर्चेंडाइज़र के लिए, स्टॉक हैंडलर्स के लिए, और सिक्योरिटी स्टाफ के लिए। तो सोर्स क्या क्या होते हैं रिक्रूटमेंट के, कि एक हो गया वॉक इन्स के थ्रू की कोई आया हो तो उसको जॉब दे दी, जॉब पोर्टल होता है दुकानों का, कैंपस के अंदर से प्लेसमेंट होती है, इंटरनल प्रमोशन भी होता है, रेफरल के थ्रू कोई आ जाता है, और बहुत सारी कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी होती हैं, जब भी आपको टेम्पररी स्टाफ चाहिए होता है तो उसके थ्रू आप लोगों को मिल जाते हैं। तो सिलेक्शन जो होता है वो बेस्ड होता है कि हमारे एम्प्लॉय की कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, उसकी बेसिक मैथ स्किल्स कैसी हैं, कितनी पोलाइटली और कितना कॉन्फिडेंस से वो बात करता है, प्रोडक्ट की नॉलेज उसके बारे में कितनी है, ठीक है। ये चीज़ ऑप्शनल होती है क्योंकि उसको इस चीज़ के बारे में बाद में और ट्रेन किया जाता है। और ऑनेस्टी से किस तरीके से काम करता है और डिसिप्लिन से किस तरीके से काम करता है। जो टूल इस्तेमाल किए जाते हैं, पहले आप इंटरव्यू लोगे या फिर ग्रुप डिस्कशन करोगे या फिर सिचुएशनल रोल प्ले होगा, कि मतलब मान लीजिए आप उनसे बोल दोगे कि मैं आपकी सर्विसेज से क्या हूँ बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, तो आप मुझे सेटिस्फाई करके दिखाओ कि अब आप जो है मुझे किस तरीके से हैंडल करोगे। तीसरा हो गया आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। यानी कि जो रिटेल स्टोर्स होते हैं वो रेगुलरली अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते रहते हैं ताकि उनकी नॉलेज इंप्रूव हो और उनका बिहेवियर इंप्रूव हो। अब अलग अलग टाइप्स की ट्रेनिंग होती है रिटेल के अंदर। सबसे पहली हो गई इंडक्शन ट्रेनिंग, यानी कि जब आप उनको स्टोर लेआउट से इंट्रोड्यूस करवाते हो, उनको टाइमिंग बताते हो, रूल्स बताते हो, यूनिफॉर्म्स बताते हो और कोड ऑफ कंडक्ट बताते हो उनको कि किस तरीके से काम करना होता है। दूसरी होती है प्रोडक्ट ट्रेनिंग। जब प्रोडक्ट के फीचर्स बताओ, आप उसकी खासियतें बताओ, उनके प्राइसेस बताओ और उनको कंपैरिजन बताओ कि आप को हमारी ब्रांड को दूसरी ब्रांड के कंपेयर में अच्छा कैसे दिखाना है। तीसरा है कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग, यानी कस्टमर्स को किस तरीके से ग्रीट करना है, अगर कोई ऑब्जेक्शन देता है तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है, कंप्लेंट को कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट हो गई आपकी अप सेलिंग या फिर क्रॉस सेलिंग स्किल्स डेवलप करना सिखाते हैं। और टेक्निकल ट्रेनिंग भी होती है, जैसे पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, बिलिंग सॉफ्टवेयर, बारकोड स्कैनिंग, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, ये सारी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं किस तरीके से पेमेंट वगैरह लेनी है। सेफ्टी ट्रेनिंग हो गई, यानी कि इमरजेंसी हो गई तो उस टाइम क्या करना है, चोरी को किस तरीके से कंट्रोल करना है, वर्क प्लेस की सेफ्टी से रिलेटेड क्या क्या रूल्स हैं। नेक्स्ट हो गई आपकी बिहेवियरल ट्रेनिंग, यानी टीम वर्क में आपको कैसे काम करना है, टाइम मैनेज कैसे करना है, बात कैसे करनी है, आपको कम्युनिकेशन कैसे करनी है। तो ट्रेनिंग जो होता है कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, बिकॉज प्रोडक्ट की जो रेंजेस होती हैं और जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। नेक्स्ट होगा आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, यानी कि जब आप परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हो कि डेली हमारी सेल कितनी हो रही है, स्टोर लेवल के KPIs क्या क्या हैं, कस्टमर के कैसे फीडबैक आ रहे हैं, अटेंडेंस कितनी है, कस्टमर कितना आ रहे हैं डेली, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हम कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो रिटेल KPIs क्या होते हैं, KPIs की फुल फॉर्म होती है हमारी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या क्या होते हैं हमारे रिटेल के। सबसे पहले होगा सेल्स पर एम्प्लॉय, कि एक एम्प्लॉय कितनी सेल कर पा रहा है, कन्वर्जन रेट यानी कि विजिटर्स कितने बायर्स में कन्वर्ट हो पा रहे हैं, बिलिंग कितनी जल्दी हो रही है, स्टॉक कितने एक्यूरेसी से हैंडल किया जा रहा है, कस्टमर कितने सेटिस्फाई हैं हमारी कंपनी के साथ, अप सेलिंग रेशियो हमारा कितना है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल से क्या मिलता है, हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको प्रमोशन मिलते हैं, उनको रिवॉर्ड मिलते हैं, उनको बोनस और इंसेंटिव्स मिलते हैं, और हमें ये पता लगता है कि उनकी किन किन को कहाँ कहाँ पर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ गया हमारा कंपनसेशन और बेनिफिट। तो रिटेल जो होता है वो ऑफर करता है एक फिक्स सैलरी ऑफर करता है, वो सेल बेस्ड इंसेंटिव ऑफर करता है, ओवर टाइम पे ऑफर करता है, अटेंडेंस के बोनसेस मिलते हैं, स्टोर के डिस्काउंट मिलते हैं, रिवॉर्ड मिलते हैं अचीवमेंट के लिए, और हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है जब बहुत बड़ी रिटेल चेन हो उसके लिए।
तो इंसेंटिव्स जो हैं एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती हैं ताकि वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर फोकस कर सके और सेल्स को बढ़ा सके। नेक्स्ट आ गया हमारा मोटिवेशन एंड रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय मोटिवेशन जो होती है वो डिफ़िकल्ट होती है रिटेल के अंदर। क्यों? किस वजह से? क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, शिफ्ट लंबी होती हैं और वीकेंड के ऊपर भी काम होता है। तो रिटेल एचआर यूज़ करता है अलग अलग चीज़ें, जैसे रिकॉग्निशन अवार्ड्स देता है, टीम सेलिब्रेशंस करता है, फ्लेक्सिबल शिफ्ट्स प्रोवाइड करता है, प्रमोशन करता है, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। तो रिटेंशन स्ट्रेटजीज़ होती हैं कि आप उनको अच्छी सैलरी दो, अच्छी वर्किंग कंडीशन दो, उनकी करियर ग्रोथ में मदद करो और एक एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाओ। नेक्स्ट आ गई आपकी एम्प्लॉय सेफ्टी और वेलफेयर। तो रिटेल स्टोर के अंदर ये सारी चीज़ें इंश्योर की जाती हैं कि फायर से रिलेटेड पूरी सेफ्टी हो, सीसीटीवी हो, पूरे सिक्योरिटी मेजर अच्छे से लगा हुआ हो, प्रॉपर लाइटिंग हो, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट हो, ब्रेक एरियाज़ हों, स्टोर रूम्स हमारे साफ़ हों जितने भी हैं। तो एम्प्लॉय वेलफेयर जो होता है वो उनका मोरल बढ़ाता है और उनका टर्नओवर कम करता है। नेक्स्ट आते हैं हम चैलेंजेस क्या क्या हैं एचआरएम के रिटेल के अंदर। तो रिटेल के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहला होगा हाई एम्प्लॉय टर्नओवर, यानी कि वहाँ पर जो एम्प्लॉय हैं जॉब बहुत जल्दी छोड़ देते हैं क्योंकि सैलरी कम होती है, वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, ग्रोथ इतनी नहीं हो पाती और सीजनल नेचर होता है जॉब का। तो इसकी वजह से जो है हमारी रिक्रूटमेंट की और ट्रेनिंग की कॉस्ट बढ़ जाती है रिटेल स्टोर्स की। दूसरा होगा सीजनल और फेस्टिवल डिमांड, यानी कि जब दिवाली चल रही, ईद, क्रिसमस या फिर कोई सा भी वेडिंग सीजन चल रहा है तो कस्टमर का ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है और उस टाइम पर एक्स्ट्रा स्टाफ की हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो एचआर को जो है कभी कभी बहुत टेम्पररी वर्कर को हायर करना पड़ जाता है। तीसरा होगा इरेगुलर एंड लॉन्ग वर्किंग आवर्स, यानी कभी कभी स्टोर की टाइमिंग हो जाती है आपकी 10 से लेकर 14 घंटे के बीच की। तो एम्प्लॉय जो है वो नाइट शिफ्ट में भी काम करता है, वीकेंड शिफ्ट में भी काम कर रहा है, छुट्टी में भी काम कर रहा है। तो उनके शेड्यूल को मैनेज करना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। चौथा होगा स्किल की शॉर्टेज, यानी कि जो अच्छे सेल पीपल्स होते हैं उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, उनका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए और उनके अंदर पेशेंस होना चाहिए, और ऐसे लोग आसानी से नहीं मिलता है। पांचवा होगा आपका इंटेंसिव ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट, यानी कि जो नए प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उनसे रिलेटेड हमें अपने एम्प्लॉयज़ को रेगुलरली ट्रेनिंग देनी पड़ती है, बट ट्रेनिंग जो होती है वो महंगी होती है, टाइम लगता है और उससे प्रोडक्टिविटी टेम्परेली रिड्यूस हो जाती है हमारी। छठा होगा हाई मोरल को मेंटेन करना एक चैलेंजेस है, यानी कि मोनोटोनस वर्क होगा या फिर कस्टमर आ गया जो बहुत रूड है या फिर बहुत घंटों से आप काम कर रहे हो तो इससे आपका क्या होगा, मोरल कम हो जाएगा। तो एचआर को जो है अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते रहना पड़ता है कंटिन्यूसली ताकि वो हमारी जॉब को ना छोड़े। सेवन्थ होता है डाइवर्सिटी ऑफ वर्कफोर्स को मैनेजमेंट करना, यानी कि रिटेल एम्प्लॉयज़ के अंदर हर टाइप के लोग होते हैं। ठीक है ना, स्टूडेंट्स हों, हाउस वाइफ्स हों, पार्ट टाइमर्स हों, मैन हों, वुमेन्स हों, हर एज की, माइग्रेंट वर्कर हों। तो इस टाइप की डाइवर्सिटी को मैनेज करना आसान नहीं होता। अब पार्ट सी आता है हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सीआरएम जिसको बोला जाता है। तो सीआरएम एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम बिल्ड करते हैं और मेंटेन करते हैं लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप को रिटेल के अंदर। तो मेन गोल ये होते हैं हमारे सीआरएम के कि हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें, कस्टमर्स को रोके रखें, कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ाएं, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन अच्छी करें और उनके अंदर रिपीट परचेज को बढ़ाया जाएगी, वो रेगुलरली हमसे ही माल खरीदते हैं ना। कॉन्सेप्ट ये होता है सीआरएम का, सीआरएम के अंदर हम सबसे पहले कस्टमर से रिलेटेड सारा डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके बिहेवियर को समझते हैं और फिर उससे बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और उनको पर्सनलाइज सर्विस प्रोवाइड करते हैं और अगर उनकी कंप्लेंट्स आती हैं तो उनको पोलाइटली हैंडल किया जाता है। तो सीआरएम जो होता है वो कस्टमर के एक्सपीरियंस को और स्टोर की प्रॉफिटेबिलिटी को दोनों को बढ़ाता है। अब अलग अलग टाइप के आपके सीआरएम होते हैं। सबसे पहला आता है आपका ऑपरेशनल सीआरएम, जो कि आपके डेली कस्टमर फेसिंग एक्टिविटीज़ के साथ डील करता है, जैसे कि बिलिंग करना, पीओएस इंटरेक्शन, लॉयल्टी प्रोग्राम को मैनेज करना, कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करना, सर्विस काउंटर्स प्रोवाइड करना। मेन इसका पर्पज़ ये होता है कि जो आपके डे टू डे स्टोर के ऑपरेशन हैं वो स्मूथली चलें, अच्छी कस्टमर सर्विसेज आप प्रोवाइड करो। नेक्स्ट आ गया आपका एनालिटिकल सीआरएम, यानी कि जब आप डेटा का इस्तेमाल करते हो ताकि आप समझ सको कि बाइंग पैटर्न क्या है हमारे कस्टमर का, परचेज हिस्ट्री उसकी कैसी है, कितनी बार हमारे वो स्टोर पर आकर सामान खरीद के लेके जाता है और प्रोडक्ट की प्रेफरेंस क्या है। इसका जो मेन इस्तेमाल होता है वो ये इस वजह से होता है जब आपको टारगेटेड प्रमोशन करना हो, पर्सनलाइज रिकमेंडेशन देनी हो, एक्यूरेट प्रोडक्ट असॉर्टमेंट प्लानिंग करनी हो। तो अगर एक कस्टमर जो होता है वो बीबी डायपर फ्रिक्वेंटली खरीदता है तो स्टोर जो है उनको ऑफर देने लग जाता है बीबी प्रोडक्ट के ऊपर। नेक्स्ट होगा आपका कोलैबोरेटिव सीआरएम। इसका मेन फोकस होता है जब आपको कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेशन करनी हो अलग अलग चैनल्स के थ्रू, जैसे कि ईमेल्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सअप मैसेजेस के थ्रू, चैट बोट्स के थ्रू या फिर कस्टमर
केयर कॉल्स के थ्रू। ठीक है, इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो इस वजह से किया जाता है जब आपको कुछ अपडेट पहुंचाना हो कस्टमर्स को, या फिर उनकी कंप्लेंट सॉल्व करनी हो, या फिर इंगेजमेंट बढ़ानी हो। तो एप्लीकेशन ये होती है सीआरएम की रिटेलिंग के अंदर कि सीआरएम रिटेलर्स को हेल्प करता है अलग अलग तरीके से। सबसे पहले तो लॉयल्टी प्रोग्राम, यानी पॉइंट बेस्ड रिवॉर्ड देता है, मेंबरशिप कार्ड प्रोवाइड करता है, बहुत सारे डिस्काउंट देता है, बर्थडे एनिवर्सरी ऑफर देता है। इससे जो है हमारे कस्टमर जो है हमारे ही स्टोर तक रिटेन रहते हैं। दूसरा होगा पर्सनलाइज प्रमोशन, यानी कि जो रिटेलर होता है वो बहुत सारी कस्टमाइज्ड ऑफर देता है, प्रोडक्ट सजेशन देता है, अलग अलग डिस्काउंट देता है। जैसा कस्टमर बिहेवियर होता है उस हिसाब से ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट होगा हमारा कस्टमर डेटाबेस मैनेजमेंट, यानी रिटेलर जो है अपने पास मेंटेन करके रखता है कस्टमर का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, और कितनी बार उसने हमसे प्रोडक्ट खरीदा, उसने पास्ट में कंप्लेंट कितनी करी, या फिर सर्विस रिकॉर्ड उसका क्या था। इससे हमें टारगेटिंग करने में मदद मिलती है। चौथा हो गया आपका हैंडलिंग कंप्लेंट एंड सर्विसेज रिक्वेस्ट, यानी कि अगर कुछ इशू आता है वो कस्टमर्स की तरफ से तो हम क्विकली उसको रिजॉल्व कर पाएँ। अगर कोई रिप्लेसमेंट होती है या फिर रिफंड होती है उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाना, कस्टमर सपोर्ट डेस्क प्रोवाइड करना है। यानी कि अगर एक अच्छा कंप्लेंट हैंडलिंग प्रोसेस होता है ना हमारा, तो उससे जो है कस्टमर का भरोसा बढ़ता है हमारी कंपनी की तरफ। पांचवा होगा एनहेंसिंग शॉपिंग एक्सपीरियंस, यानी सीआरएम जो है इम्प्रूव करता है स्टोर के लेआउट को, बिलिंग की स्पीड को तेज़ करता है, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट करता है, और आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आ गया हमारा मल्टी चैनल एंड ऑमनी चैनल एक्सपीरियंस, यानी कस्टमर जो है कहीं से भी शॉपिंग कर सकता है, भले से स्टोर के अंदर आके खरीद के लेके जाए, वेबसाइट से खरीदे, मोबाइल ऐप से खरीदे, सोशल मीडिया थ्रू के खरीदे। ठीक है, और सीआरएम जो है ये इंश्योर करता है कि हमारे कस्टमर्स को जो है कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस मिले, सेम एक्सपीरियंस मिले हर चैनल के ऊपर, भले कहीं से भी वो प्रोडक्ट खरीद रहा है। नेक्स्ट होगा हमारा फीडबैक कलेक्शन, यानी कि जो रिटेलर होता है वो इस्तेमाल करता है सर्वेस को, फीडबैक फॉर्म्स को, ईमेल के रिव्यूज़ को, सोशल मीडिया पोल्स को। इससे जो है हमें ये पता करने में मदद मिलती है कि सर्विस गैप्स क्या क्या है। ठीक है ना। नेक्स्ट होगा कि ये फ्यूचर के अंदर डिमांड क्या होने वाली है वो प्रिडिक्ट करने में मदद करता है, यानी जो सीआरएम का डेटा होता है वो हेल्प करता है फोरकास्ट करने के अंदर कि क्या प्रोडक्ट हैं जिनकी डिमांड मार्केट के अंदर अब आने वाली हैं, और कब कस्टमर चीज़ें ज़्यादा खरीदते हैं, और कौन सी प्रमोशन की टेक्निक है जो सबसे ज़्यादा काम करती है। तो इससे जो होती है इन्वेंट्री प्लानिंग अच्छी होती है। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बने रहें आईडी इन्फ्यूजन के साथ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं फॉर द ₹150 ओनली, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन दोनों जगह आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर नोट्स परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 5 के साथ। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू आईडी इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम कर रहे हैं आपका रिटेल मैनेजमेंट का लास्ट यूनिट जिसका नाम है कॉन्टेम्पररी इश्यूज इन रिटेल मैनेजमेंट। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। और जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं फॉर द ₹150 ओनली, हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन दोनों जगह आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर नोट्स परचेज कर सकते हैं। और इस सब्जेक्ट के नहीं, किसी भी सब्जेक्ट के डीयू से रिलेटेड, कहीं से भी रिलेटेड अगर आपके पास नोट्स की रिक्वायरमेंट है, सेकवेक, एईसी, जीई, डीएससी, डीएससी, तो हमारे पास सारे ही नोट्स अवेलेबल होते हैं। तो जिसको भी परचेज करना है आप जाकर परचेज कर सकते हैं। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के, और कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा क्योंकि आज जो है ये सीरीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट आपको किस सब्जेक्ट पर कौन सी सीरीज़ चाहिए वो आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो यूनिट नंबर 5 है कंटेम्पररी इशूज़ इन रिटेल मैनेजमेंट। तो ये जो मेन यूनिट है ये फोकस करता है मॉडर्न चैलेंजेस के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर जो रिटेल सेक्टर के अंदर होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है रोल दिखाया जाता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, लीगल और एथिकल इश्यूज़ का, और मॉल मैनेजमेंट का, कि जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव रिटेल इन्वायरमेंट के अंदर। तो सबसे पहला आता है आपका रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन रिटेलिंग। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी जो होती है वो आज के टाइम में जो है बैकबोन है मॉडर्न रिटेलिंग की। और हर एक्टिविटी जो है, भले से गुड्स को परचेज करना हो, उनको बेचना हो, वो टेक्नोलॉजी द्वारा सपोर्ट की जाती है। और आईटी हेल्प करता है रिटेलर्स को कि उनकी कॉस्ट कम हो जाए, वो अच्छी कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करें और अच्छे बिजनेस डिसीजन वो ले सकें। तो आईटी जो होता है इंपॉर्टेंट क्यों होता है रिटेलिंग के अंदर? सबसे पहला तो होता है स्पीड, कि आईटी जो है स्पीड अप कर देता है, चाहे बिलिंग प्रोसेस हो, इन्वेंटरी मैनेजमेंट हो, या फिर कस्टमर सर्विस का प्रोसेस हो। दूसरी होती है एक्यूरेसी बढ़ा देता है, यानी कि ये जितने भी ह्यूमन से रिलेटेड एरर होते हैं प्राइसिंग के अंदर, स्टॉक ट्रैकिंग के अंदर, रिपोर्टिंग के अंदर, वो कम कर देता है।
तीसरा होता है कॉस्ट एफिशिएंट होता है, यानी यहाँ पर कोई मैनुअल वर्क नहीं करना, बहुत कम एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और वेस्टेज भी है बहुत कम कर देता है। चौथा हो गया अच्छे डिसीजन मेकिंग में मदद कर देता है, यानी कि रिटेलर डेटा का इस्तेमाल करता है ताकि वो कस्टमर के बिहेवियर को समझ सके, उनकी प्रमोशन को प्लान कर सके और सप्लाई चेन को मैनेज कर सके, और कस्टमर के एक्सपीरियंस को भी बढ़ाता है, यानी कि वो क्विकली चेकआउट कर सकता है चीज़ें, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है, डिजिटल पेमेंट कर सकता है, उससे रिलेटेड लॉयल्टी प्रोग्राम होते हैं। तो इस वजह से जो है आईटी आज के टाइम में इंपॉर्टेंट है रिटेलिंग सेक्टर्स के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका आईटी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज्ड इन रिटेलिंग, की कौन कौन सा आईटी के टूल्स हैं और टेक्नोलॉजीज हैं जिनका रिटेलिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो चीज़ आती है वो आती है पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, जिसको पीओएस सिस्टम भी बोला जाता है, यानी एक टाइप का कंप्यूटराइज्ड बिलिंग सिस्टम होता है। ये ऑटोमेटिकली अपडेट करता रहता है स्टॉक के लेवल्स को, जब प्रोडक्ट बिकते जाते हैं उनको माइनस करता जाता है ये, और ये इंटीग्रेट करता है डिस्काउंट के साथ, लॉयल्टी पॉइंट्स के साथ और बारकोड्स के साथ, और ये जो है टाइम वेस्ट ना हो इस चीज़ को कम कर देता है और स्टोर की हमारी एफिशिएंसी को और ज़्यादा अच्छा कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बारकोड एंड आरएफआईडी टेक्नोलॉजी। तो बारकोड्स होती हैं जो होते हैं, आप लोगों को पता होता है, ये प्रिंटेड लाइंस होती हैं जिसके ऊपर प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आप स्कैन करते हो तो वो जो है आपका बिल बहुत जल्दी निकल जाता है और आपका जो स्टॉक है वो ट्रैक होता रहता है। नेक्स्ट होता है हमारा आरएफआईडी, जिसकी फुल फॉर्म होती है आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये एक टाइप का एडवांस टैग होता है जो कि आप स्कैन कर सकते हो बिना किसी लाइन ऑफ साइट के, और ये जो जितने भी बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, वेयर हाउस होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है ताकि हमारे जो गुड्स हैं वो चोरी ना हो या फिर कोई भी आइटम मिसप्लेस ना हो, इधर से उधर ना हो। नेक्स्ट आ गया हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये प्रोडक्ट की क्वांटिटी को मॉनिटर करता है रियल टाइम के अंदर कि क्या प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, उनको अलर्ट्स भेज देता है जब स्टॉक जो होता है बहुत कम होता है, और ये रिटेलर्स की मदद करता है कि ओवर स्टॉकिंग ना हो या फिर स्टॉक आउट्स ना हो। नेक्स्ट आ गया हमारा ईआरपी, जिसको बोलते हैं हम एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, यानी ये सारे डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट कर देता है, भले से सेल्स डिपार्टमेंट हो, एचआर डिपार्टमेंट हो, अकाउंट डिपार्टमेंट, परचेजिंग डिपार्टमेंट, वेयर हाउस डिपार्टमेंट, यानी कि ये स्मूथ कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एफिशिएंसी अच्छी कर देता है और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कम कर देता है। ठीक है, सीआरएम जो होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कि ये जो है इसके अंदर कस्टमर की सारी डिटेल स्टोर होती हैं कि उसने हिस्ट्री के अंदर कितनी चीज़ें हमसे खरीदी और क्या क्या चीज़ें वो प्रिफर करता है ज़्यादातर खरीदना, यानी हम इससे इस डेटा से रिलेटेड उसके लिए लॉयल्टी प्रोग्राम्स बना सकते हैं, उससे रिलेटेड टारगेटेड प्रमोशन कर सकते हैं और पर्सनलाइज्ड ऑफर उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप बनाने के हमारे काम आता है। नेक्स्ट आता है हमारा ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स टेक्नोलॉजी, यानी कि जब रिटेलर जो है वेबसाइट के थ्रू या फिर मोबाइल ऐप्स के थ्रू चीज़ें बेचता है तो कस्टमर जो है ब्राउज कर सकता है प्रोडक्ट को, अलग अलग प्राइजेस को कंपेयर कर सकता है और उसके बाद अपना ऑर्डर प्लेस करके जहां से उसे सही लगता है और अपने डिलीवरी को भी ट्रैक कर सकता है कि मेरे पास वो मेरा प्रोडक्ट कब तक पहुंच जाएगा। तो ये रिटेलर की रीच को बढ़ाता है कि वो लोकल से अब नेशनल या फिर ग्लोबल लेवल के ऊपर जाकर बेच सकता है चीज़ों को। डिजिटल पेमेंट सिस्टम आ गया आज के टाइम में, यूपीआई है, डेबिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, मोबाइल वॉलेट्स हैं, क्यूआर कोड्स हैं। ये बहुत ज़्यादा सेफ, फास्ट और कन्वीनियंट तरीका है कस्टमर्स के लिए, और ये इनकरेज करता है कि कैशलेस ट्रांजैक्शन बढ़े और चोरी कम हो। और नेक्स्ट आ गया हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स, यानी यहाँ पर जो है प्रिडिक्ट किया जाता है कस्टमर का बिहेवियर और ट्रेंड। ये हेल्प करता है इन्वेंट्री फोरकास्टिंग करने में, प्राइस ऑप्टिमाइजेशन करने में और रिकमेंडेशन इंजन्स में मदद करता है, और ये चैटबॉट जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं कस्टमर सपोर्ट। नेक्स्ट हमारा आ गया सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग टूल। तो रिटेलर जो है प्रमोट करता है प्रोडक्ट को इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, गूगल एड्स के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू और इन्फ्लुएंसर के थ्रू। इससे हेल्प मिलती है कि वो टारगेट कर सके, जो भी उसका स्पेसिफिक कस्टमर ग्रुप है उसको वो टारगेट कर सके, और लो कॉस्ट और इफेक्टिव होता है ये कंपेयर टू ट्रेडिशनल मीडिया। बेनिफिट्स ये होते हैं आईटी के रिटेलिंग के अंदर कि ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी को अच्छा करता है, लेबर कॉस्ट को कम कर देता है, इन्वेंट्री कंट्रोल हमारा अच्छा होने लगता है, सेल्स बढ़ने लगती हैं, कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ती है, स्टोर की सिक्योरिटी बढ़ती है सीसीटीवी के थ्रू, आरएफआईडी के थ्रू, और रियल टाइम एनालिटिक्स कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो, और अच्छी सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपकी बन जाती है, ब्रांड लोगों को आपकी विजिबल होती है, लोगों की नज़रों में आपकी ब्रांड आने लग जाती है, ऑनलाइन प्रेजेंस है क्योंकि जगह जगह उनको आपके प्रोडक्ट दिख रहे हैं। तो लीगल और एथिकल इशू क्या क्या होते हैं रिटेलिंग के अंदर, तो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनका भरोसा बढ़ाने के लिए रिटेलर जो है अलग अलग लीगल रूल्स और एथिकल स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करता है। सर, तो जो लीगल इश्यूज होते हैं रिटेलिंग के अंदर वो ये आते हैं, सबसे पहले आ गया आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। तो रिटेलर जो होता है उसको सबसे पहले काम ये होता है कि जो भी एमआरपी है उसको करेक्टली दिखाए
और करेक्ट क्वांटिटी में सामान बेचे, करेक्ट क्वालिटी का सामान बेचे। और जितने भी झूठ एडवर्टाइजमेंट हैं, जितने भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हैं जिसके अंदर झूठ बताया जा रहा है, वो अवॉइड करे, वो ना लगाए। और बिल प्रोवाइड करे और एक्सेप्ट करे, ठीक है ना, अगर जस्टिफाइड हैं तो। और नेक्स्ट आता है आपका पैकेजिंग और लेबलिंग लॉज, यानी प्रोडक्ट जो होता है उसके ऊपर उस आपका ब्रांड नेम होना ज़रूरी है, इंग्रेडिएंट क्या क्या है ये होने ज़रूरी है, उसका वेट कितना है ये लिखा होना ज़रूरी है, मैन्युफैक्चरिंग डेट की कब बना है ये भी लिखा होना ज़रूरी है, एक्सपायर कब होगा ये भी लिखा होना ज़रूरी है, एमआरपी क्या है उसके प्रोडक्ट की, और सेफ्टी इंस्ट्रक्शन क्या है, अगर आपको इसको इस्तेमाल करना है तो क्या क्या सेफ्टी इंस्ट्रक्शन आपको लेने पड़ेंगे, तो ये चीज़ें भी लिखी होनी चाहिए। नेक्स्ट हो गया जीएसटी की कंप्लायंस होनी चाहिए, यानी रिटेलर जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए जीएसटी के अंदर अगर उसका टर्नओवर जो है लिमिट से ज़्यादा है, और प्रॉपर बिल्स बनाए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बनाए, टैक्सेस पे करे टाइम पर, ऑनेस्टली पे करे। नेक्स्ट आता है हमारा शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, यानी ये जो रेगुलेट करता है कि वर्किंग आवर्स कितने होने चाहिए, हफ्ते में छुट्टी कितनी होनी चाहिए, वेजेस की पेमेंट कैसे करनी है, सेफ्टी मेजर्स क्या क्या ध्यान में रखने हैं, वर्किंग कंडीशंस कैसी होनी चाहिए एम्प्लॉय के लिए, और एम्प्लॉय का वेलफेयर कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर जिसको बोला जाता है, यानी कि रिटेलर्स जो है फेक या फिर डुप्लीकेटेड ब्रांड ना बेचे, सिर्फ जेन्युइन लोगो वाली चीज़ें, ट्रेडमार्क वाली चीज़ें और पैकेजिंग वाली चीज़ें बेचे। नेक्स्ट आती है हमारी एफएसएसआई रेगुलेशन, ये फूड रिटेलर्स के लिए होती है, यानी कि फूड स्टोर जो होते हैं उनको हाइजीन मेंटेन करना ज़रूरी है, और फूड को स्टोर करना सेफ टेम्परेचर पर ज़रूरी है। स्टेल और एक्सपायर्ड प्रोडक्ट बेचने नहीं चाहिए जितने भी फूड स्टोर्स होते हैं उनको। नेक्स्ट आ गया आपके एनवायरमेंटल लॉज, यानी रिटेलर्स जो होते हैं उनको सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना, और जितना भी वेस्ट आ रहा है उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना है, और इको फ्रेंडली पैकेजिंग को प्रमोट करना है। तो एथिकल इश्यूज़ ये होते हैं रिटेलिंग के अंदर की, एथिक्स जो होता है उसका मतलब होता है कि जब आप राइट थिंग करते हो वॉलंटरीली, उसको हम बोलते हैं एथिक्स, कि आप खुद जानबूझकर कुछ अच्छी चीज़ कर रहे हो उसको एथिक्स बोलेंगे। तो एथिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी कि फेयर प्राइसिंग रखना, कि कोई हिडन चार्ज ना दिखाना या फिर कोई अनफेयर मार्कअप्स ना दिखाना। दूसरा होता है ऑनेस्टी दिखाना एडवर्टाइजिंग के अंदर, कि एड्स के अंदर जो है कंज्यूमर को मिसलीड करना बिल्कुल भी ना हो, और जो क्लेम होने चाहिए वो रियलिस्टिक होने चाहिए। नेक्स्ट होता है आपका जेन्युइन और सेफ प्रोडक्ट बेचोगे, कोई भी एक्सपायर्ड, डिफेक्टिव और डुप्लीकेट आइटम नहीं बेचनी है, और रिस्पेक्टिंग करनी है कस्टमर की प्राइवेसी को, यानी कि कस्टमर के डेटा को प्रोटेक्ट करना है, और जितना भी पीओएस के थ्रू, ऐप्स के थ्रू, लॉयल्टी प्रोग्राम्स के थ्रू डेटा आता है उसको प्रोटेक्ट रखना है, और किसी की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को नहीं बेचना। नेक्स्ट है फेयर ट्रीटमेंट करना है एम्प्लॉयज़ को, यानी कि अच्छी वर्किंग कंडीशन उनको प्रोवाइड करना, फेयर वेजेस देना, टाइमली उनको ब्रेक देना, कोई उनके साथ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर नहीं करना, कोई उनके साथ भेदभाव नहीं करना। नेक्स्ट आती है हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, की लोकल सप्लायर्स को भी सपोर्ट करें, प्लास्टिक के यूज़ को कम करें, सीएसआर एक्टिविटीज़ जो होती हैं जैसे चैरिटी ड्राइव्स वगैरह उन सबको भी प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट हो गया हमारा मॉल मैनेजमेंट। मॉल मैनेजमेंट का मतलब होता है जब आप प्लान करते हो, ऑपरेट करते हो, मेंटेन करते हो और इम्प्रूव करते हो सारी एक्टिविटीज़ को एक शॉपिंग मॉल के अंदर, ताकि जो है शॉपर्स जितने भी आते हैं चीज़ें खरीदने, जितने भी लोग आते हैं वो पूरा मॉल उनको अट्रैक्टिव लगे, और जो टेनेंट्स हैं जिन्होंने किराए पर दुकान ले रखी है उस मॉल के अंदर, उनके लिए वो चीज़ प्रॉफिटेबल हो, वो प्रॉफिट के अंदर जाए। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस यही होती है मॉल मैनेजमेंट की, कि जितना अच्छा मॉल मैनेजमेंट होगा उतने ज़्यादा विजिटर आएंगे, उतना ज़्यादा फुटफॉल बढ़ेगा, और ये चीज़ इंश्योर करता है कि विजिटर जो है सेफ्टी रहे विजिटर्स के साथ, और सेटिस्फेक्शन रहे उनकी कंप्लीट, और ये एक अच्छा एनवायरनमेंट बना देता है शॉपिंग के लिए। और अच्छी टेनेंट रिलेशनशिप रहेगी आपकी मॉल वालों की अपने टेनेंट्स के साथ, जब फुटफॉल अच्छा होगा और उनको प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी मिलेगी, और इससे ब्रांड इमेज भी अच्छी होती है और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है मॉल की। तो कंपोनेंट क्या क्या होते हैं मॉल मैनेजमेंट के? सबसे पहले आता है हमारा फैसिलिटी मैनेजमेंट। इसके अंदर इंक्लूड होंगी कि हाउसकीपिंग और क्लीनिंग सर्विसेज, एयर कंडीशनिंग होनी चाहिए अच्छे से, प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, लाइटनिंग होनी चाहिए, पार्किंग के मैनेजमेंट होना चाहिए, एस्केलेटर्स होनी चाहिए, और लिफ्ट की मेंटेनेंस होनी चाहिए। मॉल के अंदर वॉशरूम होने चाहिए, प्रॉपरली हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, फायर से रिलेटेड पूरी सेफ्टी सिस्टम होना चाहिए पूरे मॉल के अंदर, सिक्योरिटी और सीसीटीवी होने चाहिए। नेक्स्ट होगा टेनेंट या फिर स्टोर मैनेजमेंट, यानी कि जब आप राइट मिक्स का इस्तेमाल करते हो शॉप्स के लिए, ठीक है ना, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक, फूड, मूवीज़, इसके लिए जब आप राइट मिक्स का इस्तेमाल करते हो तो लीज़ एग्रीमेंट को मैनेज करना और रेंट को मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ताकि जो है इंश्योर कर सको कि स्टोर जो है सेफ्टी को फॉलो कर रहा है, डिस्प्ले को फॉलो कर रहा है, और सर्विस स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है, और सॉल्व करना कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टेनेंट, ठीक है।
और नेक्स्ट आता है हमारा मार्केटिंग एंड प्रमोशन, यानी कि जब आप मॉल्स को एडवर्टाइज करते हो सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर पर, होर्डिंग पे, यानी कि जब आप इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हो कि फेस्टिव डेकोरेशन लगा रहा हो दिवाली पर, क्रिसमस पर, फैशन शोज़ कर रहा हो, कल्चरल इवेंट अनाउंस कर रहा हो, फूड फेस्टिवल लगवा रहा हो, डिस्काउंट दे रहा हो आप, तो इससे जो है कस्टमर का फुटफॉल बढ़ता है और सेल्स भी बढ़ती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक की बजटिंग कर रहा हूँ मेंटेनेंस के लिए, रेंट कलेक्ट कर रहा हूँ, सर्विसेज चार्जेस ले रहा हूँ टेनेंट से, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और स्टाफ एक्सपेंसेस है उन सबको मैनेज करना, और नए इंफ्रास्ट्रक्चर की और किस तरीके से हमको इसको अच्छा बनाना चाहिए वो सारी चीज़ें प्लान करना। और कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट होता है, यानी कि हेल्प डेस्क प्रोवाइड करो, एक इन्फॉर्मेशनल कायोस्क प्रोवाइड करो, अच्छा सीटिंग एरिया दो, कंफर्टेबल सीटिंग एरिया दो, बच्चों के लिए अलग से प्ले जोन बनाओ, कंप्लेंट हैंडलिंग और फीडबैक सिस्टम होना चाहिए, और एक अच्छा क्लीन और सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट होगा सिक्योरिटी मैनेजमेंट होना चाहिए, यानी कि 24/7 सिक्योरिटी गार्ड रहना चाहिए, सर्विलियंस कैमरा होने चाहिए पूरे मॉल के अंदर, इमरजेंसी एग्जिट और फायर सिस्टम होना चाहिए, और स्टाफ को ट्रेन करोगी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर आपको किस तरीके से उन सिचुएशंस को हैंडल करना है। तो चैलेंजेस क्या क्या आते हैं मॉल मैनेजमेंट के अंदर कि इससे जो है मेंटेनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कंपटीशन जो है आज के टाइम में मॉल्स का है, ठीक है, ऑनलाइन शॉप्स के साथ और छोटे छोटे रिटेलर्स जो हैं उनके साथ, सीजनल फ्लक्चुएशन आती रहती है कि फेस्टिवल के ऊपर लोग ज़्यादा आते हैं और ऑफ सीज़न के अंदर कम आते हैं, रिटेनिंग एंकर टेनेंट होते हैं जैसे बिग बाज़ार हो गया या फिर पीवीआर हो गया, यहाँ पर क्राउड को जो है मैनेज करना मुश्किल हो जाता है जब पीक आवर्स चल रहे होते हैं, और सेफ्टी जो है उसका ख्याल रखना इमरजेंसी के टाइम में मुश्किल हो जाता है कि जब कभी आग लग जाए, चोरी हो जाए या फिर पैनिक की सिचुएशन आ जाए, तो इस टाइम पर ये सारी चीज़ों में दिक्कत आ जाती है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें एड इन्फ्यूजन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। वो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं किस सब्जेक्ट के बारे में आपको वीडियो चाहिए, तो जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं फॉर द ₹150 ओनली, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन दोनों जगह आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप चाहे रिटेल मैनेजमेंट या फिर किसी भी और दूसरे सब्जेक्ट के नोट्स जाकर परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ।